सर जी एक बार और बोल दीजिएगा प्लीज। हाँ, मतलब नेचर जानने के लिए हमें कुंडली को किस तरीके से देखेंगे कि जो लग्न शरीर है, वैसे भी कहा गया है कि जीव जब जन्म लेता है इस अपने कर्म को क्लियर करने के लिए, तो नाइन्थ हाउस से स्टार्ट करता है। जीव नाइन्थ हाउस होता है, जब पंचम में आता है तो उसको शरीर मिलता है। लग्न में, नवम से पंचम में यानी लग्न में आए तो शरीर मिला। और शरीर, रुको। सर जी आप म्यूट हो गए गलती से। ये मैं जहां से आवाज आ रही थी ना वहां म्यूट कर रही थी। तो जी जी। शरीर जो है के बाद उसमें आत्मा। तो पंचम भाव सूर्य है, सूर्य आत्मा का कारक है। चंद्रमा मन का, और बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। ये चार जो पैरामीटर हैं, ये नेटिव के नेचर को निर्धारित करते हैं। जैसे लग्नेश चार्ट में कहीं पर भी बैठा है तो उस नेटिव का पूरा चित्त जो है उसी भाव से संबंधित सारी एक्टिविटीज के आसपास घूमता रहेगा। जैसे मान लीजिए लग्नेश अगर लग्न में बैठा है तो ऐसा जातक हमेशा अपने बारे में सोचेगा, अपनी उन्नति कैसे होगी, अपना एजुकेशन कैसी होगी, अपने सारी चीजें उसका केंद्र अपने लिए है। अगर लग्नेश सेकंड हाउस में बैठा है तो वो हमेशा धन के लिए और परिवार के लिए उसका सारी चिंता बनी रहेगी। तो कहीं पर भी बैठा है, अष्टम हाउस में बैठा है तो हमेशा जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, लीगेसी को लेकर के सारी चीजें जो है उसी में व्यस्तता रहेगी। अब जो पैरामीटर पांच हैं, इन पर जब भी मैलिफिक इफेक्ट आ जाता है तो उसके नेचर में जो है वो विपरीतता आ जाती है। अगर इन पैरामीटर्स में ऑस्पिशियस प्लैनेट्स का जो है रोल है, जैसे बृहस्पति है, वैक्सिंग मून है, वीनस है, अगर इनका इम्पेक्ट है तो नेचर बहुत अच्छा होगा, सॉफ्ट होगा। लेकिन अगर वहीं पर शनि है, मंगल है, राहु केतु है, इनका इम्पेक्ट अगर इन पर आता है तो नेचर विपरीत हो जाता है। तो अगर लग्न पर पाप प्रभाव देखना है कैसे कि इसका नेचर कैसा होगा, अगर लग्न पर पाप प्रभाव है, लग्नेश पर भी पाप प्रभाव है, वाणी कारक बुध पर भी पाप प्रभाव है, और ये पृष्ठोदय राशि में है। पृष्ठोदय राशि माने जो राशि है उल्टी उदित होती हैं, 3, 5, 7, 9, 11, इन राशियों को छोड़ करके जो शेष राशियां हैं वो, मीन राशि जो है वो उभय दोनों तरफ से उदित होती है, बाद बाकी शेष राशियां पृष्ठोदय हैं। तो अगर बुध पृष्ठोदय राशि में है तो आप समझिए कि उसकी जो बुद्धि है अगर पाप प्रभाव में है तो उल्टी बुद्धि चलेगी। पृष्ठोदय माने जो सर से उदित न होकर के बैक से उदित होते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि बुद्धि जो है हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करेगी। अब सर ये तो दोनों पर, गुड मॉर्निंग। जैसे चंद्रमा या सूर्य अथवा दोनों के गुड सप्तम भाव मॉर्निंग में सर। अगर मंगल आ जाए, एक एग्जाम्पल है, अगर चंद्रमा सूर्य अथवा इन दोनों के सप्तम भाव में अगर मंगल आ जाता है तो अब देखो, आत्मा और मन, इन दोनों पर जो है मंगल के सारे जो एटीट्यूड्स हैं वो सब उसमें आ जाएंगे। जैसे एग्रेशन है, एंगर है, क्वेरल है, स्टुवर्निश है, ये सारी चीजें मंगल की क्वालिटीज उसमें आ जाएंगी, क्योंकि सप्तम से वो सीधे देखता है। सप्तम की दृष्टि सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। तो वैदिक में इसे धूर्त योग कहते हैं। वैदिक में इसे धूर्त योग कहेंगे कि अगर सूर्य, चंद्रमा या दोनों से सप्तम में मंगल हो। तो इस तरीके से अब एक चार्ट है, इसी तरीके से हम देख सकते हैं, लेकिन चार्ट हम बाद में देंगे। आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि ग्रह जो है किसी भाव में, हाँ कोई किसी पूछना है क्या, रेणु जी को कुछ पूछना था? जैसे ग्रहों के लिए कुछ भाव ऐसे हैं जहां जाकर के वो ग्रह विफल हो जाता है, वो उस भाव का फल नहीं करता है। देखिए ग्रह जो है मुख्य रूप से तीन तरीके का फल करता है। पहला, वो जहां बैठा है,
और यह पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि किसी भाव का फल उसमें बैठे हुए ग्रह को सबसे पहले देने का मौका दिया जाता है। कोई ग्रह, मान लिया दशम में अगर कोई ग्रह बैठा है तो दशम का फल या आजीविका का निर्धारण जो ग्रह है वो करेगा। और इसके बाद क्या होता है, जहां का स्वामी है, जिन भावों का स्वामी है, और तीसरा ये है कि अपने नेचुरल कारकत्वों का भी जो है वो फल करता है। जैसे हमारे मंगल, अगर इसीलिए मैलेफिक कहा गया कि वो किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन उसका जो नेचुरल जो कारकत्व है वो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे शेर को अगर पिंजरे में भी बंद कर दोगे तो वो दहाड़ेगा वहां भी। तो शुभ ग्रह जो है खराब पोजीशन में भी जो है शुभत्व बना रहेगा, उसका जो है नेचुरल जो बेनिफिट है वो। और अशुभ ग्रह जो है वो अच्छी पोजीशन में भी जो है अच्छा फल देने में असमर्थ रहता है, उसका नेचुरल बेनिफिट है। तो तीन तरीके से फल करता है, जहां बैठा है, जहां का स्वामी है, और उसका अपना नेचुरल बेनिफिट। अब ये फल मिलेगा उस ग्रह की दशा और अंतर्दशा में। वैदिक में सीधा सीधा है, कोई ग्रह कैसे फल करे। गोचर तभी प्रभावी होता है जब दशा और महादशा उसको जो है जिटो करती है। अगर दशा महादशा जो है किसी भाव से संबंधित नहीं है और उस भाव से कोई शुभ ग्रह गोचर कर रहा है तो फल नहीं मिलेगा। नाड़ी में इसके विपरीत है। नाड़ी में दशा देखते नहीं है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी हम लोग वही पढ़े हैं सब लोग। भृगुनंदी नाड़ी में ना उन्होंने लग्न नहीं लिया है, और लग्न ना लेने से दशा निर्धारित नहीं हो पाती। लग्न जब निर्धारित नहीं होगी तो दशा क्रम नहीं लेते हैं। वहां पर प्लैनेट का इंटरेक्शन देखते हैं कि कोई प्लैनेट गोचर में, जैसे मान लीजिए कि अगर इस समय मीन राशि में शनि गोचर कर रहा है और मीन राशि में किसी का सूर्य बैठा है, तो हम ये कहेंगे कि सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। तो अब क्या क्या फल हो सकते हैं। सूर्य जब हम नेटिव के लिए लेंगे तो सूर्य मान है, प्रतिष्ठा है, प्रोफेशनल सक्सेस है। शनि इनके विपरीत है। तो हो सकता है कि कर्म क्षेत्र में कार्य करने से वो रिकग्निशन न मिले इसको, नेटिव को, जो वास्तव में मिलनी चाहिए थी। अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसकी कोई शाबाशी भी नहीं देगा, क्योंकि सूर्य जो है उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। दूसरा यह है कि जब हम इसको कारक लेंगे, सूर्य पिता का कारक है, तो पिता के लिए भी जो है वो अच्छा नहीं, नेम फेम पिता की भी कमजोर होगी। तो विपरीत जब ग्रह मिलते हैं तो उनके दूसरे तरीके से फल होते हैं। नाड़ी में गोचर का अलग तरीका है। यहाँ हम लोग देखेंगे वैदिक में कि कुछ ग्रह किन्हीं भावों में जाकर के वो विफल हो जाते हैं, उस भाव से संबंधित फल नहीं देते वो। और इसी को कहते हैं कि वो ग्रह वहां मृत समान है, मरे हुए के समान है, क्योंकि वो उस भाव में कोई फल नहीं दे रहा है। तो उसके लिए कुछ ग्रहों के वो दिए गए हैं, वो हम आपको बता दें कि कहाँ जाकर के ग्रह जो है वो न्यूट्रल हो जाता है या मृत मृत जैसा मृत तुल्य हो जाता है। जैसे सूर्य जो है वो द्वादश भाव में मृत्य तुल्य हो जाता है, चंद्रमा अष्टम भाव में, मंगल सप्तम भाव में, बुध फोर्थ और सेवेंथ हाउस में, गुरु थर्ड हाउस में, शुक्र छठे भाव में, शनि लग्न में, राहु नाइन्थ हाउस में, और केतु फोर्थ हाउस में। देखो फोर्थ हाउस जो है इमोशंस का है। वहां मदर जो है ये नहीं देखती है कि हमको अपने संतान की सेवा करने से लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगी। वो इमोशन होता है उसका, मदर का, कि हमेशा अपने बच्चे के लिए वो अच्छा ही करती रहती है। केतु सर इमोशन बृहस्पति का को। क्या बताया? हाँ जी। बृहस्पति का क्या बताया था, कौन सा हाउस बताया बृहस्पति था? थर्ड थर्ड हाउस थर्ड में। हाउस। थर्ड। हाँ। तो वहां पर जो है ये विफल हो जाते हैं कि उन भावों के फल नहीं करते हैं। चंद्रमा का जी। चंद्रमा का सर एट्थ चंद्रमा हाउस। का जो है अष्टम हाउस में। अब इसमें देखिए एक जो लॉजिक है वो ये लॉजिक है
कि अगर हम चार्ट को मेष लग्न का माने, चार्ट को मेष लग्न का माने, तो ये जहाँ जहाँ भाव विफल होते हैं वहां उनकी निगेटिव राशियां आ गई हैं। जैसे अगर हम मेष लग्न का मानेंगे और कहा कि शनि जो है वो लग्न में विफल हो जाता है, तो वहां पर क्या हुआ, मेष लग्न मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है। तो कोई ग्रह किसी भाव में जब नीच का होकर के बैठता है उस भाव के फल को खराब करता है, अच्छा नहीं करता है। इसी प्रकार से छठे भाव में शुक्र को छठे भाव में कहा गया है। तो छठा भाव जो है वहां पर मेष राशि अगर हम लग्न को मानते हैं तो कन्या राशि पड़ेगी, जहां शुक्र नीच का होता है। तो नीच का ग्रह किसी भाव में बैठेगा तो उस भाव के फल को खराब करेगा। वो भले ही अपना कोई फल जो है दूसरा दे सकता है अगर अच्छी पोजीशन में है। जैसे मान लीजिए कर्क लग्न है, एक उदाहरण के रूप में। अब हम लोग इतना तो पढ़े ही हैं, कर्क लग्न में तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कर्क लग्न में सप्तम में मंगल उच्च का होता है। कर्क लग्न में सप्तम में मंगल उच्च का होता है, लेकिन ये मंगल सप्तम भाव में विफल है। हालांकि कर्क लग्न के लिए मंगल जो है पंचमेश और दशमेश बनता है, ये योग कारक कहलाता है। इसे कहते हैं योग कारक, होता परम योग कारक। अकेला ग्रह ही जो है राजयोग बनाता है, क्योंकि वो दो भावों का अकेला स्वामी है। और ये केवल 4 लग्नों के लिए बनता है, 6 लग्नों के लिए। कर्क और सिंह लग्नों में मंगल जो है योगकारी बनता है। वृष और तुला लग्नों में शनि योग कारक बनता है। मकर और कुंभ लग्नों के लिए शुक्र जो है वो योग कारक बनता है। ये केंद्र त्रिकोण के एक साथ स्वामी बनते हैं। तो ये स्वयं में अपना एक राजयोगकारी ग्रह होता है, अपनी दशा अंतर में अच्छा फल करता है। सर तो उसमें वैसे ना टर्म्स और कंडीशंस अप्लाइड होती हैं, तो इसमें भी ये होता है कि वो किस भाव में है, किस राशि में फल देने की क्षमता उसकी, हम उस प्रकार से नापेंगे। 3 तरीके से देखेंगे कि वो केंद्र त्रिकोण में बैठा है, उच्च का, मूल त्रिकोण राशि का, अपनी राशि का है। और अष्टक वर्ग में सर्वाष्टक में वो 28 से अधिक बिंदु पर है, और अपने अष्टक वर्ग में 4 से अधिक बिंदु लिए हुए हैं। ये 4 पैरामीटर किसी भी ग्रह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि वो ग्रह फल देने में कैसा है। इसको बिल्कुल नोट कर लो कि कोई ग्रह फल देने में कितना सक्षम है, इन बातों पर निर्भर करेगा। ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो, पहली चीज, पहली शर्त केंद्र और त्रिकोण में हो। दूसरा शर्त यह है कि वो उच्च का हो, मूल त्रिकोण का या अपनी राशि का हो। मित्र राशि बाद में आती है। तीसरा यह है कि सर्वाष्टक में वो 28 से अधिक बिंदु पर बैठा हो। और चौथा जो है वो अपने प्रस्ताराष्टक वर्ग में वो 4 से अधिक बिंदु लेकर के आया। अब ये 4 चीजें समझ में आ गई। अगर ये इतना है, किसी ग्रह के पास इतनी क्वालिफिकेशन है, तो आप मान के चलिए कि वो जहाँ का स्वामी है उस भाव का अच्छा फल करेगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं सबके? इतनी बात, जी इतनी सर। बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि ये, अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ ले। अब हम ये देखेंगे। আমার খুব কষ্ট হয়েছে জানেন আর কি अरे খেয়েছি भाई, না কিছু আমি জিজ্ঞেস করিনি हमारे गाँव लगे थे, हम कल हाँ जी, अरे सुप्रिया जी, मैं कर रही हूँ बार बार म्यूट, वो थोड़ा बार बार नहीं, ओपन कर दे रहे हैं। आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। जिसको पूछना वो हैंड रेज कर ले, जी क्योंकि फिर डिस्टरबेंस हो जाता है, वो खत्म हो जाता है ना जी। बीच में बात। अच्छा, बात पूछने वाली हो तो घर से बात आती है, कोई कहता चाय पी लो, कोई कहता वो बाहर जाना है। तो ये 4-5 पॉइंट जो बताए ग्रह के फल देने की क्षमता, जी केंद्र त्रिकोण का हो गया, उच्च नीच का हो गया, अपनी राशि का हो गया, सर्वाष्टक में 28 से ऊपर बिंदु हो गए, अपने में 4 से, क्योंकि अधिकतम 8 बिंदु होते हैं, तो 4 जो है एट पार है, 4 से अधिक जो है वो शुभता लिए होता है। अब थोड़ा सा दो दो तीन ग्रहों को देखेंगे, बाद बाकी जो है अगर समझ में नहीं आएगा तो अगले फिर ले लेंगे। जैसे मान लीजिए थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस में जुपिटर जो है, सभी क्लासिकल्स में भी कहा गया है कि थर्ड हाउस का जुपिटर जो है वो
वो न्यूट्रल हो जाता है, वो अच्छा फल नहीं करता है। यहाँ तक कि कहा गया कि जहाँ तक कंजूस हो जाता है, यहाँ तक कि एक तो टेक्स्ट में ये भी कहा गया है कि जहाँ तक अपनी पत्नी द्वारा ह्यूमिलिएट किया जाता है अगर थर्ड हाउस में बृहस्पति है, तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है दोनों भाव का और ग्रह के कारकत्व पर हम ध्यान देंगे। ये थोड़ी माइन्यूट चीजें हैं, सूक्ष्म चीजें हैं, प्रिडिक्शन में ये काम करती हैं, लेकिन लॉजिक हमें समझ में आना चाहिए। बृहस्पति जो है वो हमारा बुद्धि का, ज्ञान का कारक ग्रह है। दूसरा है नेचुरल, उसकी साइन है, नेचुरल जोडियक जो है में जब देखेंगे तो 9th हाउस में उसकी मूल त्रिकोण साइन पड़ी हुई है, यानी वो धार्मिक भी है, कर्म कांड में भी वो पारंगत है, सारी जो है जिम्मेदारी निभाने वाला भी ग्रह है। तो जब कोई व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी का मतलब क्या? ज्ञानी का मतलब जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है कि जीव जो है, जीव की यात्रा जो है वो परमात्मा की ओर है, तो वो छोटी मोटी चीजों में जो है ध्यान नहीं देता है। थर्ड हाउस में क्या है? एफर्ट है, पराक्रम है, कम्युनिकेशन है, लॉसेस भी है वहां। तो क्या होगा कि जब बृहस्पति वहां बैठेगा, वो ज्ञानी है, तो ज्ञान की बात तो करेगा, क्योंकि यहाँ नेचर जोड़क की मिथुन राशि आती है, तो बुध की राशि तो माने बुद्धि देगी, ज्ञान देगा। ज्ञान की दिशा में तो ठीक है, ज्ञान उसका बढ़ जाएगा, ज्ञानी होगा वो। आगे वहां 9th हाउस को वो देख रहा है, वहां से धर्म का, धार्मिक हो जाएगा। तो जब ज्ञानी और धार्मिक हो जाता है व्यक्ति, तो पराक्रम ऑटोमेटिक उसका कमजोर हो जाता है, वो ज्यादा हाथ पैर नहीं मारता, वो कहता है ये तो होना ही है। उसे ईश्वर पर, गॉड पर पूरा विश्वास हो जाता है, वो प्रारब्ध के बस में हो जाता है कर्म करने में। और थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम का है, शौर्य का है, वहां कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। तो बृहस्पति थर्ड हाउस का कोई रोल नहीं करता, वो पराक्रम नहीं बढ़ाता है, क्योंकि वो ज्ञानी है। वो ये समझ गया है कि संसार के ज्ञान से कोई लाभ नहीं है, हमें परमात्मा की तरफ जो है ज्ञान जाना चाहिए, क्योंकि वो धर्म के भाव को भी देख रहा है वहां से, थर्ड हाउस से। बुध जो है, बुध की राशि है, अब ये भी समझो। बुध और बृहस्पति का जो पौराणिक संबंध है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि बुध जो है वो है तो तारा का बेटा, लेकिन चंद्रमा से है। तो बृहस्पति उसको अपना बहुत फास्ट फ्रेंड नहीं मानते, उसके घर में बैठ करके वो कंफर्ट फील नहीं करते हैं। तो जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठ करके अनकंफर्ट होता है, तो उस भाव के फल को वो रोक देता है, उस भाव के फल को वो नहीं देता है। तो इसलिए भी बृहस्पति जो है थर्ड हाउस में बैठ करके थर्ड हाउस के कोई भी कारकत्व को वो प्रमोट नहीं करता है। तो ये कहा गया कि थर्ड हाउस के लिए ये बृहस्पति मृत समान है, क्योंकि थर्ड हाउस के किसी भी कारकत्व में वो मदद नहीं करता है। और आप ये भी जानते हैं कि बृहस्पति जब थर्ड हाउस में होता है, तो या तो वो बड़े भाई बहन नहीं होते हैं, वो सबसे छोटा होता है, या वो सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा नहीं कोई होता है, और छोटे छोटे भाई बहन नहीं होते हैं। वो कंडीशन लगेगी एकादशेश, एकादशेश होकर के जब थर्ड हाउस में आएगा तो वो सबसे बड़ा होता है, उससे नमस्कार बड़ा गुरु। कोई नहीं होता है। गुरुजी नमस्कार, मेरे को हाँ जी, पूछना था, मेरी सिस्टर का है जी थर्ड हाउस में गुरु। जी। मेरी सिस्टर का है, छोटी सिस्टर है, उसका है थर्ड हाउस में गुरु। तो थर्ड बड़ी हाउस सिस्टर में, को है। हाँ, तो अब इसमें देखिए उसकी लग्न क्या है? कन्या लग्न है। कन्या लग्न है, तो 6 7 8 आठ। वृश्चिक, ठीक है। वृश्चिक में वहां पर बृहस्पति बैठा है, हाँ जी। मंगल की राशि में बैठा है। तो मंगल वो जहां का स्वामी है, उसका तो फल ठीक करेगा वो, लेकिन वो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी है क्या? हम्म, हाँ। चौथे नंबर पे, हम लोग 6 भाई बहन है, वो नहीं तो चौथे उससे नंबर छोटा भाई, उससे छोटा भाई है क्या? पे। बहुत छोटा है। भाई छोटा है भाई ना? सबसे छोटा है, सब बहनों में सबसे छोटा है। और वो चौथे नंबर की है। वो चौथे। हाँ, तो उसमें मंगल चूंकि वो मंगल की राशि में है, मंगल अच्छी पोजीशन में होगा, इसलिए छोटा भाई मंगल हाँ होगा। त्रिकोण में है, 5th हाउस। हाँ, 5th हाउस में है। हाँ। तो
उच्च का उच्च है। का, उच्च का। फिफ्थ हाउस में उच्च का है, इसलिए मंगल कारक भी है और तृतीयेश भी है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कारक और भावेश दोनों अगर जो है अच्छी पोजीशन में होता है तो उस भाव का पूरा फल मिलता है। अच्छा। तो यहाँ बृहस्पति जो है अपना फल नहीं कर रहा था हाउस को लेकर के, लेकिन मंगल जो यहाँ पर मंगल में एनर्जी है और वो फिफ्थ हाउस में है, उच्च का है, तो इसलिए थर्ड हाउस के उसको सारे फल मिलेंगे। लेकिन वहां पर बृहस्पति जो है अपना फल नहीं कर पा रहा थर्ड हाउस से संबंधित। इसमें इतना जरूर होगा कि मंगल उच्च का है, वहां का स्वामी है, तो एफर्ट बहुत ओवर एफर्ट होना चाहिए, वो चीज नहीं है। कहीं न वो कहीं वो नहीं। एफर्ट में कमी कर देते हैं, हाँ, वो नहीं। वो उसको दबा देता है। बृहस्पति एक्सपेंशन का ग्रह है। जब किसी भाव में बैठता है तो उस भाव के कारकत्व को वो सप्रेश कर देता है अपने एक्सपेंशन की वजह से। जी। जैसे कोई सीट है, एक निश्चित है उसका आकार है, वहाँ दो लोग बैठ सकते हैं, और एक खूब फैटी आदमी बैठ जाए तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले को दबा देगा। तो बृहस्पति जो है वो एक्सपेंशन का है, एक्सपेंशन। और वो जहां बैठेगा उस भाव के कारकत्व को वो सप्रेस कर देता है, दबा देता है। थैंक यू। तो थर्ड हाउस में बृहस्पति विफल होता है, उसका फल नहीं करता है। लेकिन थर्ड हाउस का फल जो है, उसका स्वामी है, उसका कारक ग्रह है, तो वो जरूर करेगा उससे जो भी होंगे। पराक्रम को ये कम करेगा, लेकिन थर्ड हाउस के जो भाई बहन का सुख है, भूमि संबंधी जो भी काम है, उसका मकान भी हो सकता हो, कोई फ्लैट हो या लैंडेड प्रॉपर्टी हो, वो सारी चीजें मिल जाए। नहीं, ये जो परेशान है ना उसी का बता रहे हैं। हाँ, वो वो ससुराल में बैठे हुए परेशानी। हैं। घर तो तो बहुत जिसको, बढ़िया है लेकिन सास देती नहीं है। हाँ, रह तो रही है। वो अब उसके पीछे वही कारण है कि हो सकता है कि अब देखो क्या है कि सप्तमेश होकर के बैठा हुआ है। जी सर। बृहस्पति सप्तमेश होकर के थर्ड में गया है। हाँ, तो सप्तमेश। थर्ड, भाई कन्या लग्न है हाँ तो जी मीन सर, पड़ेगी मीन सप्तम में। मीन आ गया ना, हाँ, सप्तम मीन भाव। हाँ। राशि। तो इसका मतलब प्रॉब्लम ससुराल से है, प्रॉब्लम जो है उसकी ससुराल से है। मंगल को अगर हम हस्बैंड मान लें तो हस्बैंड तो उच्च स्थिति में है, वो तो सपोर्ट करता है, लेकिन ससुराल से उसको दिक्कत है, क्योंकि थर्ड में बृहस्पति बैठा है, और वो बैठा कहाँ है, वो सप्तमेश होकर के बैठा है। तो बृहस्पति एज ए सप्तमेश कार्य करेंगे, तो ससुराल से उसको जो है प्रॉब्लम हो सकता है कि बृहस्पति बकरी भी हो। तो ये हम लोग देखते हैं कि बृहस्पति थर्ड में क्यों जो है न्यूट्रल हो जाता है। अब दूसरा जो है, एक और हम ले लेते हैं जिससे बुध है। बुध चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में न्यूट्रल हो जाता है, उन भावों के फल में अपना कोई रोल नहीं करता है। देखिए, प्लैनेट अगर अच्छी पोजीशन में है, मान लीजिए थर्ड हाउस में बृहस्पति उच्च का बैठा है, 4 नंबर की राशि वहां पड़ी तो 3 2, वृक जो है, वृक लग्न के लिए वो बृहस्पति उच्च का हो गया थर्ड हाउस में। अब ये क्या करेगा कि बृहस्पति जहां का स्वामी है उसके फल तो अच्छा कर देगा। वृक लग्न के लिए बृहस्पति कहाँ का, एकादशेश है और अष्टमेश है, अष्टमेश और एकादशेश है। वो वहां पर उच्च का हो गया, तो उन भावों के फलों को तो वो प्रमोट करेगा, लेकिन थर्ड हाउस के फलों को उसी प्रकार से वो अपनी पूरी पावर से सप्रेस कर देगा। अगर अपने ग्रुप में जो लोग बैठे हैं किसी का अगर माने जो है वृक लग्न में बृहस्पति थर्ड हाउस में बैठा हो, तो अपना फल बताइए। भाइयों से अच्छी स्थिति नहीं होगी, भाइयों से अच्छे संबंध नहीं होंगे, तो ये बृहस्पति करता है। वो एकादशेष होकर के उसको देख रहा है तो लाभ तो कराएगा। एकादश भाव में उसका स्वामी होकर के जब थर्ड में बैठेगा तो उस भाव को देखेगा, तो उस भाव को देखने से लाभ तो कराएगा, लेकिन साथ साथ में बीमारी भी देगा, क्योंकि अष्टमेश है और एकादशेश है, दोनों निगेटिव फल करने वाला ग्रह है। तो थर्ड हाउस में वो विफल हो जाता है, और उसको कहते हैं इस भाव के लिए वो मरे के समान है। अब लेकिन जैसे अपनी ही राशि में बैठा है सिक्स हाउस में,
गुरु कर्क लग्न में। नहीं, कर्क लग्न में छठे भाव में बैठा है तो छठे भाव में तो खराब है नहीं। थर्ड में कर्क खराब। लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए वो जो है 9 नंबर की राशि में बैठा है। भाग्य काम का स्वामी भी है। अब अगर बृहस्पति पे कहीं राहु केतु शनि मंगल की दृष्टि आ गई तो ये लीवर को खराब करेगा। हाँ, राहु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि है सेकंड हाउस से। पंचम राहु की दृष्टि है, द्वितीय भाव में राहु है। हाँ, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है इनको, नहीं ज्वाइंटिस मेरी वगैरह हुआ है? मेरी अपनी कुंडली में है। कभी ज्वाइंटिस हुआ है? जॉन्डिस तो नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी सी लीवर की प्रॉब्लम तो रहती है, गॉल ब्लैडर की है, सब है। हाँ, तो ये गॉल ब्लैडर जहां जहां बृहस्पति का रोल है वहां कुछ न कुछ वो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि छठा रोग का भाव है और अपने ही घर में बैठा हुआ है। अब अच्छा क्या करेगा? आप कभी जीवन में फाइनेंस नहीं कराएंगी, अपने पास खुद ही इतना पैसा होगा कि लोन नहीं लेंगी, आपकी इनिमिटी नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति अच्छा प्लेनेट है। वो कहता है दुश्मनी ना करो, दोस्ती अगर नहीं कर सकते तो दुश्मनी ना करो। तो मतलब एक ये तरह से चीजें सप्रेस ही करा ना उस घर को, जैसे नहीं। दुश्मनी ना करके दोस्ती करने के लिए तो कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब सप्रेस ही किया। हाँ क्योंकि सिर्फ वो, वो तो दुश्मन शत्रु हंता भी तो मानते हैं ना। हाँ शत्रुहंता मानते हैं, लेकिन अब उसे अगर शेष लग्न में बैठ जाए तो शत्रुहंता हो गया। छठा भाव हमारे घर में आ गया, छठे का स्वामी हमारे घर में आ गया तो हम उसको पीटेंगे। हमारा विरोधी अगर हमारे घर में आ जाए तो हम उसको पीटेंगे। सर तो वो वहाँ शत्रु। शनि भी तुम्हारा शनि भी तो बैठा है रेनू। शनि भी है साथ में। हाँ तो कर्क में शनि चंद्रमा के घर है, उसको अब तो देखो शनि, कुछ नहीं शनि है, जो तो है साथ बैठेगा तो गुरु को कैसे बढ़ने देगा। वही, तो ये चीजें जो है इसको ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि भाव का कारकत्व क्या है, भाव का क्या गुण है और प्लेनेट का क्या कारकत्व है। अगर वो मैच करते हैं तो उस भाव को प्रमोट करेंगे, अगर वो मैच नहीं करते हैं तो उस भाव को प्रमोट नहीं करेंगे, सर सप्रेस मेरी भी कर सकते हैं। डॉटर की कुंडली में भी गुरु बैठा है थर्ड हाउस में। कंजूस है कि नहीं? गुरु थर्ड हाउस में मकर राशि का नीच का बैठा हुआ है। देखो 3 6 11 में जो है नीच के ग्रह अच्छा फल करते हैं, जी मॉनेटरी। सर। जी सर। हाँ, मॉनेटरी जो है त्रिक भावों में नीच के ग्रह पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। त्रिक भावों जी में सर। नीच के ग्रह मॉनेटरी अच्छा फल करते हैं, भले ही वो हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम दें, लेकिन मॉनेटरी जो है वो अच्छा ही फल करते हैं। हम्म। तो अब देखो नीच का बृहस्पति है 10 9 8, वृश्चिक लग्न है। हाँ जी। जी सर। जी सर। है। अच्छा तो ये बताओ, ये सबसे छोटी है क्या? जी सर। हाँ, तो जब भी बृहस्पति वहां बैठेगा हम्म। तो अगर या तो जेंडर चेंज करेगा या फिर वहां से उसको उसके कारकत्व को सप्रेस कर देगा। छोटा भाई भाई बहन का है, तृतीय भाव भाई बहन का है। अगर वहाँ जी मेल सर। है, मेल में अगर है तो जैसे राज साहब रेनू, राज साहब बड़े हैं कि छोटे हैं। राव साहब हाँ, कि सबसे बड़ी बड़े हैं, बहनें, सबसे बड़ी बड़े बहनें, हैं। बहन छोटी है क्या, बहनें बड़ी हैं, बहन। भाई छोटा है। बहन बड़ी है, भाई छोटा है, बीच में है ये, हाँ, तो इनका भी तो गुरु भाई है। छोटे हैं, वो सबसे बड़े हैं शायद भाइयों। भाइयों में बड़े हैं, बहन बड़ी है बहन लेकिन। बड़ी होगी, हाँ बहन एक हाँ, बड़ी। बहन है बड़ी एक भाई, अभी नहीं है हाँ, शायद वो। बड़ी बहन है। बड़ी बहनें हैं, भाई छोटा है, लेकिन वो खुद बड़े नहीं है घर में, मेरे को जहाँ तक कंफर्म पता है। देखो थर्ड के उनका भी बृहस्पति गुरु का, थर्ड हाउस में है। थर्ड के बृहस्पति का एक जो है उदाहरण है, जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि संसार में ऐसा है, संसार में एफर्ट करने के बाद इससे कोई लाभ नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध का आप उदाहरण समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध की कुंडली में थर्ड में बृहस्पति है। उनको जब ये ज्ञान हुआ कि इस संसार में कष्ट ही है, रोग ही है और मृत्यु निश्चित है, तो उन्होंने कहा इस संसार से जो है, संसार के प्रति कोई पराक्रम करना अच्छी बात नहीं है, और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तो थर्ड हाउस का बृहस्पति जो है वो थर्ड हाउस के कारकत्वों को वो थर्ड हाउस तो खत्म वैसे भी कर फोर्थ देता का है। 12वां है। अब फोर्थ का देखिए इसमें 12वां क्या है, सुख होता का है, लॉस तो हो ही गया ना।
एक और दूसरा भाव है, कहा गया एक टेक्स्ट में कहा गया है कि पत्नी हमेशा अप्रसन्न रहती है। थर्ड हाउस में बृहस्पति जिसके होता है, पार्टनर हमेशा अप्रसन्न अच्छा। रहता है। कारण क्या है कि 3 7 11 ये काम त्रिकोण है। पूर्ण नहीं होता है। थर्ड हाउस जो है वो मेंटल मेंटल काम है, क्योंकि पहले काम मन में उत्पन्न होता है, उसके बाद 7th में वो फिजिकल काम है, और 11th में जो है वो स्पिरिचुअल है, क्योंकि वहां कुंभ राशि पड़ी हुई है। सप्तम में तुला राशि शुक्र की पड़ी हुई है। तृतीय में बुध की राशि। बुध जो है, बुध की उम्र कितनी है? बुध जो है वो कुमार है। छोटा है, कुमार है। छोटा है। और उस समय क्या होता है कि केवल मन में विचार आता है, वो फिजिकल काम नहीं कर सकता, फिजिकल सेक्स नहीं कर सकता, इतना छोटा है वो बालक। वो केवल मन में विचार कर सकता है। तो जब थर्ड हाउस में बृहस्पति होगा तो वो मन में भी विचार नहीं आने देगा। और वैवाहिक जीवन में अगर पति जो है या पार्टनर कोई भी हो, पति या पत्नी हो, वो अगर सप्तम हाउस को निगेट करे तो वहां से उसे वो थोड़ा मिलेगी, वहां से तो उसे ह्यूमिलिएशन ही मिलेगा। तो ये भी जो है थर्ड हाउस का जो बृहस्पति है, एक टेक्स्ट में लिखा है, वो पत्नी द्वारा, पार्टनर द्वारा ह्यूमिलिएट किया जाता है। थर्ड हाउस में जिसका बृहस्पति होता है, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि वहां पर जो है मेंटल है, मेंटल काम है। सप्तम में फिजिकल काम है, और 11th में कुंभ राशि है। कुंभ राशि से निकल करके जीव जो है वो मोक्ष की तरफ जाना चाहता है, तो वहां पर स्पिरिचुअल हो जाता है। तो वो दृष्टि जो है स्पिरिचुअल बन जाती है, क्योंकि वहां आगे मीन राशि जो मोक्ष की राशि है, मोक्ष का भाव है, वो जीव वहां से कुंभ से बाहर निकल करके, तो कुंभ जो है स्पिरिचुअल है। शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो स्पिरिचुअल है। निगेटिव राशि है मकर, निगेटिव राशि है क्योंकि वो डोमिनेटिंग है। वो उसके अंदर थोड़ा सा अपने को एक्सप्रेस करने की वो है। लेकिन कुंभ राशि जो है वो माइल्ड है। वहां से जो है जीव मीन राशि की तरफ जा रहा है, उसकी यात्रा मोक्ष की तरफ है। तो उसका जो है जो काम हुआ है वो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको लॉजिकली कह सकते हैं कि कोई ग्रह जो है किसी भाव में जाकर के क्यों न्यूट्रल हो जाता है, उसे क्यों मृत मान लिया जाता है। वो भाव उस ग्रह का मृत स्थान कहलाता है, क्योंकि वहां जाकर के उस भाव का फल नहीं करता है। अब इसके बाद अगला हम देखते हैं कि बुध जो है, बताया गया है, पाराशर जी ने बताया कि बुध जो है वो 4th हाउस में और 7th हाउस में न्यूट्रल हो जाता है। देखिए, बुध जहां का स्वामी है उसके फल करेगा, लेकिन जहां बैठा है उसका फल करेगा कि नहीं करेगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि वो भाव के कारकत्व क्या है। अब देखो, दोनों के कारकत्व को हमें ध्यान रखना चाहिए। 4th हाउस में जो है इमोशंस है, वहां पर मदर है, मदर में नरिशमेंट है। वो बच्चे का हमेशा ध्यान रखती है, वो कभी ये कैलकुलेट नहीं करती कि हम बच्चे की सेवा करेंगे तो हमको लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। वो विदाउट कैलकुलेशन के जो है वो बच्चे के लिए समर्पित रहती है माँ। 4th हाउस मदर का है, वहाँ इमोशंस हैं। आपने देखा होगा बुध जो है हमेशा कैलकुलेटिव है। व्यापार में आदमी पैसा तभी लगाता है, पहले ये सोचता है क्या कि हमें इसमें लाभ होगा कि हानि होगी। हमको दे दो अंदर महालक्ष्मी में। बिना लाभ हानि का विचार किए हुए कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति जो है व्यापार में पैसा नहीं लगाएगा। बुद्धि है, ज्ञान है, एजुकेशन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इमोशन जो है, इमोशंस में अगर कैलकुलेशन शुरू कर दिए जाए तो फिर वो परिवार नहीं चलता है। तो 4th हाउस को जब हम एजुकेशन के लिए लेंगे तो वहाँ बुध अच्छा है, लेकिन जब फैमिली लाइफ के लिए, फैमिली पीस के लिए जब हम देखेंगे तो वहाँ पर गुणा भाग करना, हानि लाभ का विचार करना, ये उस वहाँ के लिए अच्छा कंफर्टेबल नहीं है। किसी भी परिवार का कोई सदस्य अगर ये सोचने लगे कि बंटवारा में मेरे भाई को ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, तो कभी संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। वो परिवार में वातावरण जो है विषाक्त हो जाता है। तो बुध जो है वो कैलकुलेटिव है, वो ये विचार करता है कि इसमें हमारा लाभ है या हानि है।
फोर्थ हाउस में ये विचार ही नहीं है कि लाभ हानि। तो जब लाभ हानि है ही नहीं, वहां पर कोई विचार नहीं है, मदर है वहां पर, अगर माँ सोचने लगे कि इस बच्चे की जो है लाभ सोचें या हानि सोचें, तो ये परिवार जो चल रहे हैं, इस सृष्टि का क्रम जो है यही खत्म हो जाए। माँ तो कभी नहीं सोचती है, वो तो इमोशनल होती है, हर स्टेज में बच्चे के लिए जो है तैयार रहती है काम करने के लिए। और बुध जो है वो कैलकुलेटिव है, बुध विचार करता है कि इस इन्वेस्टमेंट में हमें लाभ होगा कि हानि होगी, या वो विचार करता है कि यहाँ पर हमको लाभ हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, तो बड़ा कमरा भाई को क्यों मिल गया, छोटा हमको क्यों मिला, या वाहन जो है भाई के पक्ष में चला गया, हमको नहीं मिला। तो वहां पर जो है वो फिर परिवार का वो ढांचा खराब हो जाता है, फिर नहीं चलता। तो इसलिए बुध जो है वहां पर फोर्थ हाउस के इमोशनल पार्ट को नहीं जो है एक्सप्रेस कर पाता है, इसलिए वहां पर वो विफल हो जाता है। शेष चीज वहीं, सारी चीजें वहीं पर हैं, सप्तम हाउस में भी है। सप्तम हाउस में जो है मैरिटल लाइफ है, पति पत्नी के बीच में अगर ये सौदेबाजी होने लगेगी तो वो परिवार नहीं चलता है। तो सप्तम हाउस में भी बुध जो है वो अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि वो कैलकुलेटिव है, वो हमेशा हर क्षण सोचता है कि इसमें हमारा लाभ है कि हानि। क्योंकि व्यापारी है ना, व्यापारी तो हमेशा इन्वेस्ट लाभ हानि के आधार पर ही करेगा, हानि हो गई तो कतई लाभ नहीं, वो वहां इन्वेस्ट करेगा। तो ये बुध जो है सप्तम में भी और फोर्थ में भी, वहां पर भी ये मृत प्राय होता है, कहा जाता है ये फोर्थ हाउस और सेवेंथ हाउस बुध के कारकत्वों के लिए मारक स्थान है। बुध के कारकत्व वहां पर सफल नहीं होते हैं, या हम यूं कहें कि बुध वो है वो फोर्थ हाउस के कारकत्वों को प्रमोट नहीं करता, इमोशंस को प्रमोट नहीं करता, इमोशंस को किल करता है। वही सेवेंथ हाउस में है, वहाँ सेवेंथ हाउस फोर्थ से फोर्थ है, भावात भावों, वहां भी इमोशंस हैं, पति पत्नी के बीच में एक इमोशनल बॉन्डेज होती है, वहाँ कैलकुलेशन नहीं होता है कि अगर हम आज पति के लिए जो है खाना अच्छा बना देंगे तो हमको क्या लाभ मिलेगा, या पति सोचेगा आज पत्नी के लिए हमें अच्छे से कोई गिफ्ट ले आते हैं तो हमें क्या लाभ। वहाँ लाभ हानि नहीं है, वहाँ इमोशन है। तो वहाँ बुध का काम ही नहीं है, इसलिए बुध वहाँ पर विफल हो जाता है। तो ये लॉजिक समझ में आ रही है कि नहीं? जी बताओ सर। भाई, किसकी जिस समझ में ना आ रही ये हो सब तो बहुत बताओ भाई। बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया सर आपने, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। सर अगर सेवेंथ में उच्च का हो जाए बुध तो? हाँ जी, सेवेंथ में उच्च का बुध हो जाए तो? देखो उच्च का जब ग्रह आता है तो उच्च का ग्रह का मतलब क्या हुआ, वो जहां का स्वामी है उसके भाव को, उसके फल को प्रमोट करेगा। जैसे मान लीजिए सप्तम का है तो सप्तम को प्रॉस्परस कर देगा वो, लेकिन जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसको सप्रेस करेगा। क्यों, वहां वो व्यापारी है, व्यापारी तो हमेशा लाभ हानि की बात करता है, वो पति पत्नी के बीच में भी जो है उस तरह का लाभ हानि का सोचेगा। छठा सप्तम में बुध जो है जिसको अच्छा नहीं माना गया, चाहे वो उच्च का ही हो, ठीक है ना। मीन राशि के लिए, मीन लग्न के लिए वो एक तो बादकेश भी है और मार्केश भी है। मीन लग्न में ही उच्च का होगा बुध, सप्तम जी हाउस में, जी। मीन लग्न में। तो मीन लग्न द्विस्वभावक लग्न है, तो द्विस्वभावक लग्न जो है उसके लिए सप्तमेश मारक भी होता है और बाधक भी होता है। तो उच्च का बुध जो है मीन लग्न के लिए कोई बहुत अच्छा फल नहीं करेगा। अपनी अंतर्दशा में हमेशा लग्न का, अच्छा लग्न का शत्रु भी है, लग्नेश का बृहस्पति का वो मित्र नहीं है, न्यूट्रल माना है उसको। जब उसके दोनों की कारकत्व जब सेम होते हैं तो एक फोर्थ दूसरे को प्रमोट करते हैं फोर्थ हाउस एजुकेशन के का लिए। भी स्वामी हो गया ना। हाँ, ज्ञान के मिथुन लिए, लग्न पड़ेगा फोर्थ हाउस में, मिथुन का भी तो स्वामी। ज्ञान ज्ञान के लिए फोर्थ जब हाउस। बात आती है तो वो बृहस्पति के कारकत्व को प्रमोट कर देगा, लेकिन अन्य चीजें हैं वो मीन लग्न के लिए उसको अच्छा नहीं करेगा। और एक और चीज है कि सेवेंथ हाउस में शनि या बुध ये मैरिटल को डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि ये नपुंसक ग्रह है। ये जो कंजुगल ब्लिस है उसको अच्छा नहीं करता, उसको फेल करता है, खराब कर देता है वहां का, चाहे वो उच्च का हो।
और वैसे भी कहा भी गया है कि केंद्र का स्वामी, दो केंद्रों का स्वामी होकर के ये न्यूट्रल हो जाता है। दो केंद्रों का स्वामी होकर के न्यूट्रल हो जाता है। वो अच्छा फल नहीं करेगा। बुध जो है सप्तम हाउस का फल अच्छा नहीं करेगा। वो बुध उच्च का है तो एजुकेशन अच्छी दे देगा। वो एजुकेशन अच्छी दे देगा। अगर उसको कोई मैल्फिक इम्पैक्ट ना हो तो इंजीनियर बना देगा। अगर मंगल से संबंध है, शनि से संबंध है, अच्छा इंजीनियर बना देगा। लेकिन वो लग्नेश के लिए अच्छा नहीं है और सप्तम हाउस के फल को भी अच्छा नहीं करेगा। दिव्यांशी जी, आपकी कुंडली में है बुध? नहीं, मेरे में नहीं है। हेलो, किसके है? वो ऐसे मैंने एक कुंडली देखी थी तो उसमें था। उसमें क्या कुंडली देखी तो उसमें सब बुध का क्या मैंने वहां रिजल्ट आ रहा था? सर अभी तो उसकी शादी हुई थी तो अभी पता नहीं आगे चलेगी। नहीं, अन्य अन्य इम्पैक्ट भी देखेंगे। मतलब वो बुध जो है उसके कारकत्व जो है वो सप्तम से मेल नहीं खाते हैं। हाँ, उसका जो एक और दूसरा है व्यापार वाला। व्यापार ही है, अच्छा व्यापार बनेगा। व्यापार में अच्छा उसको लाभ होगा। और हो सकता है कि ये मेल चार्ट का है कि फीमेल का? मेल का। एमबीए किया है क्या उसने? नहीं सर, वो सरकारी में है। नहीं, सरकारी में है तो माने एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकता है, या ट्रेडिंग वगैरह जहाँ होती है। सरकारी में क्या है वो, बाबू है, क्लर्क? वो रेलवे में है, रेलवे में। रेलवे में ही तो कुछ होगा, टिकट बांटता वो होगा या मैंने। नहीं, हाँ जी, स्टेशन मास्टर है। स्टेशन मास्टर है। तो और भी तो होंगे ना। अब जैसे मान लीजिए वो धनु मीन है कन्या, तो बृहस्पति उसका अच्छा होगा कहीं। बृहस्पति अच्छी पोजीशन में होगा क्योंकि वो दशमेश है। और सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी। ये आपने बताया था सूर्य और चंद्रमा के सप्तम में अगर मंगल हो हाँ, और बुध जो है वो ये प्रस्तोद है। पृष्ठोदय राशि में हो तो अगर मंगल वक्री है तो असर करेगा। देखो, बकरी में 50% जो है वो पिछले भाव का भी फल करता है। जिस हाँ। भाव में बैठा है उस भाव का तो पूरा फल करेगा। लेकिन अगर रेट्रो है तो पिछले भाव का भी 50% फल करेगा वो। तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट कुछ कम हो जाएगा। देखो, चंद्रमा से और मंगल के बीच में संबंध जो है वो एक लक्ष्मी योग तो बनता है। लेकिन चंद्र मंगल योग जो है वो वैसे अच्छा नहीं, सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं होता। वो कहीं न कहीं जातक जो है वो सोशल माने उसको किनारे करके आर्थिक स्थिति को ले लेता है। नहीं सर, चंद्र मंगल नहीं है, सूर्य मंगल है एक। सूर्य मंगल है तो देखो दोनों चीजें, पिता को बीपी हो सकती है। हाँ, पिता अभी खत्म हो गए अभी हाँ, तो 19 आप में। देखिए खत्म हो गए तो इसका मतलब है कि मंगल का रोल हो सकता है कि उन पिता की एज इस जिसका ये है वो पिता के हिसाब से उस अर्ली डेथ हो सकती है। अर्ली का मतलब है कि बच्चा छोटा हो बहुत बड़ा, जैसे कुछ तो मतलब जो है काफी एजिड होकर के डेथ होती है। दूसरा यह है कि सूर्य मंगल आमने सामने है तो जातक को भी बीपी हो सकता है। पिता को एग्रेशन हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है। मंगल के कारकत्व तो जो है वो सूर्य में आ जाएंगे। सूर्य जब पिता का कारक बनेगा तो पिता में मंगल के जो है गुण आ जाएंगे। नेटिव के लिए क्या होगा कि मंगल सूर्य एक है तो नेटिव में थोड़ा ईगो आ जाएगी। क्योंकि सूर्य भी अग्नि तत्व का है, मंगल भी अग्नि तत्व का है। और अब सर शुक्र भी है साथ में सूर्य के। तो सूर्य का शुक्र में है तो ये हो सकता है कि विवाह में लेट करा दे। अगर 3 डिग्री के अंदर शुक्र आ जाता है तो शुक्र को कहते हैं ये अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है। और मंगल का प्रभाव है तो उसमें निगेटिविटी है वो वीनस पर आ जाएगी ज्यादातर। और शुक्र मंगल आमने सामने तो अर्ली मैरिज भी हो सकती कभी कभी। वो हमें फल क्या देखना है वो एक अलग, वो अलग है। तो हम उस तरह से कम्बिनेशन देखेंगे। और नेट चला गया। जी, 1 मिनट में इसको बंद कर देती हूँ।
अब देखिए, एक और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सर 12th हाउस के सूर्य का आपको बताना था। हाँ, सूर्य क्या चीज है बताओ? आत्मा है, सूर्य हमारा राजा है। सेल्फ आत्मा ईगो तो है। हटा है। सांसारिक दृष्टि से जब ये चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्पिरिचुअल नहीं बन, ये हम पढ़ रहे हैं सामाजिक चीजें। सूर्य राजा है, ठीक है ना? जी और एक उसमें आता है कि राजा अपने घर में पूजा जाता है और विद्वान सब सब जगह पूजा होती है। विद्वान सर्वत्र पूजते। एक मिनट, एक फोन आ रहा है, इसी में एक अटेंड कर लेते। हेलो। तो सूर्य राजा है, और राजा होकर के वो दूसरे देश में चला गया, विदेश चला गया। उसकी अहमियत घट गई कि बढ़ गई? घट गई सर। घट गई ना? जी सर। तो जब घट गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मृत प्राय हो गया, जी सर। वहां पर फल नहीं करेगा। जी सर। और ये कहा गया, लेकिन वो क्या करेगा? वो आत्मा है। आत्मा मोक्ष के भाव में है। जी सर। आत्मा का कभी जो है मृत्यु नहीं होती है। जी। तो जातक की लॉन्गेविटी को बढ़ा देगा। जी सर। अगर अष्टम में सूर्य किसी का बैठा है, जी। अष्टम मृत्यु का भाव है, जी। ऐसे व्यक्ति के सामने किसी की मृत्यु नहीं होगी, जी सर। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। जी। अगर किसी डॉक्टर की कुंडली में भी अष्टम में अगर सूर्य बैठा है, तो उसका पेशेंट उसके सामने कभी नहीं मरेगा। जी सर, ये बिल्कुल ठीक बात है। मेरे हस्बैंड के 8th हाउस में है सूर्य। और हाँ, मतलब मदर, उनके भी मदर की और फादर की जब भी डेथ हुई वो बाहर रहे, घर के उनके सामने नहीं हुई। हाँ। वो व्यक्ति जो क्यों आत्मा है ना, अष्टम हाउस में मृत्यु है, जी। और वहां आत्मा अमर होकर के बैठा है, तो उसके सामने मृत्यु होगी ही नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। जी। मेरे भी है। हैं? मेरे भी है। तो आपके सामने किसी की डेथ हुई घर में? मेरे सास ससुर की तो हुई है। सास आप उस आपके समय साथ नहीं मौजूद सामने थे। हुई? हाँ जी। आपके सामने? हाँ, सास की तो बिल्कुल मेरे सामने ही हुई है। और पर ससुर जी की तो हम लोग सो रहे थे तब हो गई थी। हाँ, मतलब वो जान नहीं रहे, तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर बृहस्पति की दृष्टि होगी वहां। है। सूर्य है। बृहस्पति एक साथ है। हाँ, तो बस ठीक है। देखो सर मेरे 12th हाउस में है सर, सूर्य। अच्छा। और 3-4 केसेस में मेरे हाथ में लोगों की मृत्यु हो गई सर। तो मैं अब अवॉइड करता हूँ जाना। 3-4 जो ओल्ड एज थे ना सर मेरी, तो उसमें 12th हाउस में बृहस्पति राशि बृहस्पति का रोल है। बृहस्पति है वहां कोई दृष्टि? छठे घर से देख रहे हैं बृहस्पति रेट्रो होती हाँ, है तो बस 12th वो हो हाउस। गया। देखो, बृहस्पति की जो दृष्टि है वो उसके पावर को कम कर देती है। बृहस्पति जीव है और वो आत्मा है। जीव तो मरता है, आत्मा नहीं मरती है। जी। हम लोग जो है, शरीर है, जीव शरीर में है। तो शरीर में जब आत्मा शरीर में होती है तो उसे जीव कहते हैं, और आत्मा जब निकल जाती है तो वो निर्जीव हो जाता है। जी। तो उस निर्जीव की मृत्यु होती है, जीव की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। तो बृहस्पति अगर सूर्य के साथ में है और बृहस्पति सूर्य को देख रहा है, तो फिर वो जो है वो नियम लागू नहीं होता है। तो ये जो लॉजिक है, आज हम लोगों ने पढ़ा कि किस भाव में, तो इससे क्या एक और अंडरस्टैंडिंग आ गई इससे, कि कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठा है तो वो किस तरह का फल करेगा। ये आप जो है किसी भी लग्न के लिए किसी भी ग्रह को बैठाल करके आप देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का मंगल सप्तम में बैठा है। अब देखिए, इसी को मांगलिक दोष भी कहते हैं।
यद्यपि मंगल जो है, मंगल का रोल न हो तो विवाह होता ही नहीं है। जिस कुंडली में मंगल के साथ में केतु आ जाता है, मंगल के कारकत्व को केतु जो है डेड कर देता है। हालांकि दोनों का एनर्जी एक ही जैसी है, कुजबत केतु कहा गया है, लेकिन अगर किसी फीमेल चार्ट में मंगल केतु के साथ में आ जाता है तो विवाह या तो बहुत लेट होता है, या विवाह होने पर भी वो डिस्प्यूट देता ही रहता है। सप्तम सप्तम हाउस में क्या है, वहां पर पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में कभी एग्रेशन, ईगो ये काम नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस पार्टनर है और रोज आप जाकर उसको डांटेंगे तो वो तोड़ देगा, पार्टनरशिप टूट जाएगी। आप रोज जाकर के उसको उल्टा सीधा कहेंगे बिजनेस पार्टनर को, तो क्या होगा, एक दिन वो पार्टनरशिप टूट जाएगी। इसी प्रकार से सप्तम हाउस में बैठ करके मंगल सप्तम हाउस के जो प्लेजर है उसको खराब कर देता है। जैसे श्री राम जी की कुंडली में सप्तम हाउस में उच्च का मंगल बैठा है, आप अंदाज लगा लीजिए भगवान होते हुए भी उनका मैरिटल कितना डिस्टर्ब था। क्यों? वहां ईगो काम करती है। अगर रामचंद्र जी ने सामाजिक कुछ जो है वासरमैन की बात ना मान करके कि मैं राजा हूं, प्रजा जो कहती है वही सत्य है, तो प्रजा जो कहती है वो सत्य है, लेकिन मैं राजा हूं इसलिए मैं उसकी बात मानूंगा, और अपने पत्नी का परित्याग कर दिया। तो वहां ईगो काम कर रही थी। और जब भी संबंधों में ईगो काम करने लगेगी, वो संबंध जो है वो विच्छेद हो जाते हैं। इसलिए सप्तम हाउस में चाहे नीच का हो चाहे उच्च का हो, मंगल जो है वो संबंधों को, पार्टनरशिप को खराब करता है। हमेशा पार्टनरशिप करने से पहले देखना चाहिए कि सप्तम हाउस में मंगल तो नहीं बैठा है। मान लो बिजनेस पार्टनर है, कोई अपना शामिल किया, तो उसके कुंडली देखो, उसमें सप्तम में अगर मंगल बैठा है तो रोज जो है कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा। अंत में फिर आप कहोगे अच्छा हटाओ, जो है पार्टनरशिप तोड़े देते हैं। तो वहां पर इमोशन, जो इमोशनल बॉन्डेज है उसको ये ब्रेक करता है मंगल। तो इस तरीके से जो है फिर शेष के लिए आगे चल करके हम लोग और अगले दिन जो है डिस्कस करेंगे कि जैसे अष्टम में चंद्रमा क्यों विफल होता है। अष्टम में चंद्रमा विफल होता है क्योंकि एक तो लॉजिक ये है कि वहाँ नेचुरल जोडियक की जो है अष्टम 8 नंबर की राशि पड़ती है जहाँ चंद्रमा नीच का हो जाता है। और किसी भाव में जब कोई नीच का होकर के ग्रह बैठता है, उस भाव के कारकत्वों को वो खराब करता है। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 3-4 ग्रह जो रह गए हैं कि राहु नवम में मृत प्राय होता है, क्योंकि नवम हाउस जो है वो धार्मिक है, धर्म है, जो ट्रेडिशंस को मानने वाला भाव है। राहु कभी भी ट्रेडिशन को मानता नहीं है। राहु कभी भी ट्रेडिशन को नहीं मानता है, वो ट्रेडिशन को हमेशा तोड़ता है। तो इसलिए राहु वहां पर सफल नहीं होता है, तो उसे मृत प्राय माना जाता है कि नवम में राहु अच्छा नहीं फल करता है। लग्न में शनि क्यों नहीं अच्छा फल करता है? क्योंकि वहां मेष राशि पड़ती है, वो जो है वो नीच का हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता नहीं है वो आगे बढ़ता नहीं है। और शनि जो है कभी सोचने नहीं देता है, शनि अपने बारे में कभी नहीं सोचने देता है। इसलिए शनि वहां पर जो है वो विफल रहता है, क्योंकि जहाँ तक अगर सोचेगा नहीं तो उसका आगे प्रमोशन नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं। उसे सोचना है कि हमें कैसे कैसे एजुकेशन मान लेनी है, कैसे क्या करनी है। और शनि जो है वो स्पिरिचुअल है, वो कहता है अपने बारे में ना सोचो, आप सोचो समाज के बारे में, क्यों? वो स्लम्स का कारक है। अपने बारे में सोचोगे तो फिर कैसे काम बनेगा? तो इसलिए लग्न में जो है वो शनि विफल हो जाता है। तो इनको थोड़ा सा, इनके लॉजिक जो है डिटेल में हम अगले उसको लेंगे। आज यदि थोड़ा लग्न सा में यदि हाँ लग्न जी, में सूर्य और शनि दोनों हो, देखो सूर्य शनि सूर्य शनि बृहस्पति। जब एक साथ होते, सूर्य और शनि एक साथ होते हैं हाँ। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। हम्म। लेकिन ऐसा जातक जो है गवर्नमेंट जॉब करेगा, जिसका है वो गवर्नमेंट में जॉब करता है, नहीं, प्राइवेट में है। तो वहां पर राहु केतु का मल्टीनेशनल में। इम्पैक्ट राहु केतु का इम्पैक्ट आ रहा होगा। बृहस्पति है साथ में। साथ में बृहस्पति है तो उसने मैंने चेंज कर दिया। बृहस्पति देखो
सूर्य और बृहस्पति जब संबंध बनता है तो गवर्नमेंट की तरफ उसे हो सकता है कि प्राइवेट में ऐसी संस्था में जॉब करता हो जहां गवर्नमेंट से संबंधित काम होता हो, हाँ जी, गवर्नमेंट टेंडर देती उठाती हो और गवर्नमेंट का काम कर रहा हो, हाँ जी, हाँ तो जी, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। प्राइवेट का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट एकदम शुद्ध प्राइवेट हो, दुकान बनिया की दुकान हो, ऐसा नहीं। अगर शनि सूर्य बृहस्पति साथ में है तो ऐसी जगह काम करेगा जहां गवर्नमेंट से संबंधित काम हो रहा है। पिता चूंकि बृहस्पति का रोल है इसलिए पिता पुत्र के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं होती जब शनि और सूर्य एक साथ होते हैं। दूसरा एक और होता है कि ऐसे जातक जो है, अब बृहस्पति अगर हटा दें तो केवल सूर्य और शनि एक साथ हों तो ऐसा जातक जो है बहुत प्रॉस्परस भी नहीं होता है। लेकिन बृहस्पति जब आ जाता है तो सूर्य को पावर मिल जाती है, शनि कमजोर हो जाता है, तो कर्म तो अच्छा होता है, उसमें धन भी अच्छा होता है। ऐसे जातक के पास धन लेटर स्टेज में काफी अच्छा धन होता है। तो जिसकी कुंडली में है उसमें ये बातें लग रही कि नहीं लग रही? सर ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी तो है जिसमें काम करता है। तो बस हो गया ना काम। हाँ, बाकी तो अभी बेटा ही है मेरा। जी हाँ, तो अभी वो देखिए इस अभी प्रारंभिक स्टेज में वो काम शुरू करेगा, लेकिन लेटर स्टेज में उसके पास बहुत अच्छा धन होगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो बड़े धन का कारक है। छोटा धन जो है वो शुक्र के पास में है, और बड़ा जो है जैसे अंबानी है, इन लोगों के पास जो धन है वो बृहस्पति की, उसका कारक बृहस्पति है। और जो सामान्य जो 10-20-50 करोड़ 100 करोड़ के आदमी हैं, उनके लिए शुक्र जो है उनका धन का कारक बनता है। तो अगर शुक्र कहीं इनसे संबंध बना रहा है, क्यों आगे पीछे होगा, अगर आगे है तो और अच्छा है, पीछे है तो पिता के लिए अच्छा है। 11th में है शुक्र। हाँ, तो 11th में है तो इसके जन्म के बाद पिता की स्थिति अच्छी हो गई होगी, पिता के पास उन्होंने मकान भी बनवा लिया होगा, हाँ। और हो सकता है कि उन्होंने कोई जमीन खरीदी हो इसके जन्म के बाद, क्योंकि पिता जो है उसके एकादश भाव में पड़ रहा है। एकादश माने लाभ भाव, शुक्र जो है, और इसको जन्म से ही पैसा मिल गया भाई, इसके जो है 3rd हाउस में है। तो शुक्र जो है जैसे जन्मा तो शुक्र के आगे सूर्य है, बृहस्पति भी है। तो ये कॉम्बिनेशंस पे निर्भर करते हैं कि किस तरीके से। ये भी हो सकता है कि इसके जन्म के बाद पिता का ट्रांसफर हो गया हो। जन्म के बाद तो नहीं हुआ, मतलब काफी टाइम बाद हुआ। आज मतलब अब 2 घर तो बीच में पड़े ना, हाँ जी। तो एक राउंड तो ले ही लेगा ना। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग, सर जो भी हम हाँ देख रहे हैं कि भाई 12th हाउस में सूर्य है या 4th हाउस में बुध है, 7th में मंगल है, लेकिन भावचलित में अगर ये अगर सरक जाते हैं प्लेनेट तो उनका इम्पैक्ट फिर अलग हो जाएगा। देखो भाव और राशि ये 2 चीजें हैं। जी। भाव चलित को जब हम देखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि जब प्लैनेट जो है वो लग्न की डिग्री से काफी दूर होता है, तो भाव चलित में वो या तो पीछे आ जाता है या आगे चला जाता है, तो फल फिर उस भाव का नहीं मिलता है। राशि का फल तो राशि राशि तो वही बनी रहेगी। हाँ, राशि वही रहेगी। जैसे मान लीजिए सूर्य जो है आज मिथुन राशि में है जी। और लग्न की डिग्री से बहुत आगे है, लग्न 15 डिग्री की है, सूर्य 28 डिग्री का है मान लीजिए, तो भाव चलित में सूर्य जो है आगे चला आगे जाए निकल अगले हाँ। भाव में। हाँ। तो भाव अलग है लेकिन राशि वही बने, तो राशि के गुण है तो वो तो वही लेंगे, लेकिन भाव में जाकर के वो उसके कुछ गुण जो है उस भाव से भी जुड़ जाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा, वो भाव अगर मान लीजिए उस ग्रह से टेली करते हैं, उसके कारकत्व उस ग्रह भाव से टेली करते हैं, तब तो उस भाव को फल दे देगा वो, और टेली नहीं करते हैं, निगेटिव हैं, तो फिर उसका निगेटिव फल करेंगे। तो अंतर पड़ जाता है, अंतर जरूर आ जाएगा, क्योंकि चलित भाव में भी देखा जाता है कि जो केपी में तो भाई केपी तो सीधी सीधी कहती है कि चलित से ही आप निकालेंगे किस भाव का कारक बना ग्रह,
चलित में वो जो केपी का चार्ट आता है वो चलित का ही चार्ट होता है। राशि तो वहीं से लेंगे किस राशि का स्वामी है, लेकिन किस भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है वो चलित से लिया जाता है। केपी में ऐसे तो करते हैं। जैसे मान लिया सूर्य अगर अगले भाव में चला गया तो केपी में अगले भाव का वो कारक माना जाएगा। जी जी सर। जिस भाव में बैठा है उसका कारक नहीं माना जाएगा, जी। लेकिन स्वामी उस राशि का राशि माना वही जाएगा रहेगी। जिस राशि में बैठा। थैंक यू सर। अब देखिए प्रोफेशन को थोड़ा सा हम लोग D10 चार्ट जो है अभी तो हम लोग नहीं पढ़े हैं। D9 तक तो पढ़ा है। D10 जो है उसको थोड़ा सा कैसे हम पढ़ेंगे हम लोग, तो पहले प्रोफेशन को सामान्य रूप से देखते हैं, फिर उसको D10 से उसको लगाते हैं। अच्छा, एक मिनट देख लें कहाँ पे है। देखिए वैदिक में प्रोफेशन को हम लोग सामान्य रूप से दसम भाव से निकालेंगे, 10th हाउस से। प्रोफेशन को 10th हाउस से देखेंगे। ये डायरी 10th हाउस का जो नेचुरल जोडियक जब हम देखेंगे तो 10th हाउस में वहां पर मकर राशि आती है। तो प्रोफेशन को जब भी हम देखें तो 10th हाउस को देखें, साथ साथ में हमें मकर राशि को ही देखना है कि वहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। नाड़ी में जो है कर्म का कारक शनि को माना गया है। नाड़ी में कर्म के कारक जो ग्रह है वो शनि माना गया है। तो वैदिक में हम 10th हाउस लेते हैं, नाड़ी में शनि लेंगे प्रोफेशन के लिए। तो नाड़ी में इसलिए लेते हैं कि वहाँ नेचुरल जोडियक, नाड़ी हमेशा नेचुरल जोडियक के ही योगों को देखती है। तो नेचुरल जोडियक जैसे मेष लग्न की अगर चार्ट है तो दसम में शनि की राशि मकर आती है, तो इसलिए दोनों एक ही है। देखिए रिजल्ट नाड़ी से भी वही आएगा, रिजल्ट वैदिक से भी वही आता है पाराशरी से। कारण क्या है कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। जब भी हम उसको देखेंगे कर्म का कारक है, तो शनि वहाँ 10th लॉर्ड है और वहां पर दसम राशि में दसम में बैठा हुआ ग्रह हमको बताएगा कि प्रोफेशन क्या हो सकता है। प्रोफेशन को पूरी तरीके से देखने के लिए हमको केवल दसम हाउस को नहीं देखते हैं। प्रोफेशन से जो प्राप्त होने वाला जो है धन है वो कहाँ देखेंगे, किसी भी भाव की जो प्राप्ति है, क्रिएटिव भाव से जो क्रिएटिव प्राप्ति है वो उससे पंचम हाउस में देखी जाती है। तो 10th का जो पंचम है वो सेकेंड हाउस बनता है। अगर सेकेंड हाउस हमारा बहुत खराब है और 10th हाउस हमारा अच्छा है तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि प्रोफेशन इसका बहुत अच्छा होगा। प्रोफेशन अच्छा होने का एक पार्ट ये भी है कि उससे अर्निंग क्या हो रही है। मान लीजिए आप 12 घंटे काम करते हैं और आपको शाम को 300 या 400 रुपए मिल गए, और आप 6 घंटे काम करते हैं और आपके उसमें 5,000 रुपए मिल गए एक दिन का। ठीक है ना, मतलब 1.5 लाख जिसकी सैलरी है तो एक दिन का 5,000 हो गया, और आपने 5 घंटे काम किया। और जो लेबर है वो 8 घंटे काम करता है, उसको जो है 300-400 रुपए मिलते हैं। तो हमें 10th की सफलता कहाँ से देखनी है, 10th की सफलता देखनी है सेकेंड हाउस से। सेकेंड हाउस अगर हमारा अच्छा है तो हम ये कहेंगे कि प्रोफेशन अच्छा है, उससे अर्निंग अच्छी है, उससे इनकम अच्छी है। और इसके बाद प्रोफेशन का जो भाग्य है, प्रोफेशन कितने दिन चलेगा, आपको प्रोफेशन में कितनी कंफर्ट है, ये उसके भाग्य भाव से देखेंगे। तो दसम का भाग्य भाव कौन सा हुआ, छठा भाव, 6th। तो अब हमारे पास 3 भाव आ गए। प्रोफेशन वो कैसा होगा, उससे कितनी अर्निंग होगी, ये इसको पूरा जानकारी करने के लिए हमको 2, 6, 10 जो अर्थ त्रिकोण है इसका अध्ययन करना पड़ेगा। अगर केवल 10th को हमने देख लिया और 2 और 6 को नहीं देखा
तो फिर जो है हम आधी अधूरी जानकारी हम दे सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए 10th का पंचम, 10th से प्राप्त होने वाला धन सेकेंड हाउस, 10th में हमें कैसे कंफर्टेबल होगा या डिस्कम्फर्ट होगा वो छठे भाव में देखेंगे। छठे भाव में बैठा हुआ पापी ग्रह जो है वो आपके प्रोफेशनल फील्ड में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, आप निश्चित मान लीजिए। क्योंकि भाग्य जो पापी ग्रह भाग्य को खराब करता है, वहां जो है आपको जॉब चेंज करनी पड़ सकती है, आपको जो है वहां पर बॉसेस के बीच में हो सकता है कि आपको जो है प्रॉब्लम हो, जितना कार्य करते हैं उतने रिकग्निशन आपको न मिले। छठा भाव अगर खराब है हमारा, क्योंकि छठा भाव सर्विस का है, छठा भाव सर्विस का है। और सर्विस का क्यों है? क्योंकि सूर्य से छठे भाव में शनि की राशि आती है। सूर्य की राशि क्या है? सिंह। सिंह से छठे भाव में शनि की राशि आती है। शनि हमारा सर्वेंट है, ग्रहों में शनि सर्वेंट है। तो सूर्य से छठे में शनि की राशि आती है, तो शनि की जब राशि आएगी तो वहां पर सर्विस है, छठे भाव में सर्विस है। चंद्रमा से छठे भाव में क्या, चंद्रमा से छठे भाव में क्या आएगा? गुरु की राशि। हाँ, गुरु की राशि आती है, लेकिन उसको जैसे लग्न से इसको माने शनि को सर्विस का कारक मान, छठे भाव को सर्विस का कारक माना गया है, क्योंकि सूर्य से छठे भाव में शनि की राशि आती है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशन को देखने के लिए 2, 6, 10 को हमें देखना पड़ेगा। अब कैसा प्रोफेशन हो सकता है उसको कहाँ से पता? देखो, वैसे तो एक किताब और हमने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा कि लग्न ही सब कुछ बता देती है। लग्न जो है किस तरीके की ग्रह की है। जैसे मान लीजिए अगर किसी की मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, तो ऐसा जातक व्यापार से अच्छा धन कमाएगा। व्यापार देखिए, जहां पर लेन देन की बात होती है वो बैंक में भी जा सकता है, बैंक में भी एक व्यापार है। आपने पैसा जमा किया, उसका आपको लाभ मिल गया, पैसा आपका इन्वेस्ट हो गया, लगा है वहां। तो मिथुन लग्न के लोग जो है कुछ तो व्यापारी हो सकते हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर में जहां लेन देन का काम होता है वो काम कर सकते हैं। वीनस जो है शुक्र है, शुक्र जो है सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, पृथ्वी तत्व की राशि है। ये टीचिंग, प्रीचिंग ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं, काउंसलिंग, जहाँ काउंसलिंग होती है। मंगल की जो है जहाँ एनर्जी का प्रयोग होता है, जहाँ पर पावर का प्रयोग होता है, मंगल वाले वहाँ जा सकते हैं, मंगल की लग्न के। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो कभी हम लोग लग्न को लेकर के प्रोफेशन को कैसे निर्धारित करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी प्रोफेशन के लिए हम दशम में बैठे हुए ग्रह को सबसे पहले पकड़ेंगे कि दशम में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर दशमेश का संबंध, सुनिए ध्यान से सुनना, दशमेश का संबंध सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति इनसे बनता है तो गवर्नमेंट जॉब होती है। नाड़ी में भी वही चीज है। अगर शनि का संबंध सूर्य से, चंद्रमा से और मंगल और बृहस्पति से होता है तो गवर्नमेंट जॉब होती है। अगर शनि का संबंध कहीं पर चंद्रमा से, वो तो राजसी उसमें निकाल दी, वीनस से, मरकरी से या राहु से संबंध बनता है तो वो प्राइवेट जॉब करता है। ये तो जॉब कैसा होगा, गवर्नमेंट का होगा। ये दशमेश का संबंध अगर सूर्य, चंद्र, बृहस्पति से बनता है तो गवर्नमेंट जॉब होगी। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के कई लोग बैठे हुए हैं। क्या ऐसा संबंध हुआ कि नहीं हुआ? दशमेश का संबंध सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल से है क्या? मेरा है, आपका है ना? सूर्य बृहस्पति का। हाँ, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब,
आपका रेणु जी मेरा मेरा भी है ना? है 2 तो 6 एक 10 बैठे हैं, सूर्य गुरु साथ में, शनि और गुरु हाँ साथ में बैठे हैं, सन और तो राहु साथ। ये चीज जो है वो नाड़ी में भी वो चीज है। यहाँ दशमेश लेंगे, वहां पर शनि लेंगे। अगर इनका संबंध सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति से बनता है तो गवर्नमेंट जॉब होगी। अगर इनका जो है शुक्र से बनता है, बुध से बनता है, राहु से बनता है, तो फिर बिजनेस और या प्राइवेट, इस तरह के जॉब हम देखेंगे। अगर मान लीजिए D1 से हमको जॉब निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो हमें D9 के 10th हाउस से देखेंगे। D9 के 10th हाउस में प्लेनेट कौन सा बैठा है, उसकी दिशा क्या है, उससे हम प्रोफेशन को देखेंगे। अगर वहां से भी नहीं बन पा रहा है तो हम D10 के लग्न और दशम से देखेंगे। D10 चार्ट बनाएंगे, उसका लग्न देखेंगे और दशम देखेंगे, तो वहां से जो है संबंध बनता है। फिर इसके बाद निर्धारण ये होता है कि ये हमको ये जॉब करेगा, सर्विस करेगा या बिजनेस करेगा। तो देखिए छठा भाव सर्विस का है, दसम भाव प्रोफेशन का है। अगर 10 और 6 का संबंध बनता है तो ऐसा जातक जो है वो सर्विस करेगा। सातवां हाउस बिजनेस का है। अगर 7 का और दसम हाउस प्रोफेशन का है, 7 और 10 का संबंध बनता है तो ऐसा जातक प्राइवेट काम करेगा, यानी बिजनेस करेगा। तो ये 7 और इतनी 10 चीजें एक हम। ही हो तो, हाँ 7 जी, और 10 एक ही हो तो फिर दोनों काम करेगा, बिजनेस पहले सर्विस करेगा फिर बिजनेस करेगा, या सर्विस करते हुए भी अपना कोई काम अलग से करेगा। क्योंकि जनरल होगा ना आपके मिथुन लग्न में, सप्तमेश में और 10 में से एक हो जाएगा। लग्न हाँ, बदल देंगे तो केंद्र दो, द्विसभा राशि में तो ऐसे ही मिलेगी ना, दो दो राशि एक ही में। तो ये मोटी मोटी 2-3 बातें हम लोगों ने प्रोफेशन को लेकर के, कि पहले D1 से देखेंगे, दोबारा फिर D1 से अगर नहीं निर्धारित होता है तो D9 देखेंगे उसके 10th हाउस से, और तीसरा जो है उसको हम देखेंगे D10 से। एक और चीज, जैसे मान लीजिए कि अगर नहीं निर्धारित हो रहा है कि ये व्यापार करेगा कि नौकरी करेगा, तो एक और तरीका है, आप अष्टक वर्ग देखिए। अगर छठे भाव में ज्यादा बिंदु हैं तो वो सर्विस करेगा, और सप्तम हाउस में अगर ज्यादा बिंदु हैं तो वो व्यापार करेगा। बराबर बिंदु हैं तो दोनों कर सकता है, वो सर्विस भी कर सकता है और व्यापार भी कर सकता है। अब देखो एक चार्ट हम लगा रहे हैं, उसमें हम इन चीजों को थोड़ा सा देखेंगे, एक दो चार्ट लगा करके कि किस तरीके से निर्धारित करेंगे। फिर जो है फिर अगले उसको तो हम D10 को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए D10 में 10 होते हैं, 10 हमारे जो है दशमांश जो है वो कुंडली, किसी राशि को 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो 10 हिस्से जो है वो कहलाते हैं। किसकी लगाऊं सर जी? ये चार्ट है, ये सब मेल चार्ट है, 27 फरवरी 1988। टाइम है 5:45 AM, और बिहार पटना। जी सर। अब देखो इसमें सूर्य राहु, लग्न में सूर्य और राहु आया, देखो ऐसे पॉइंट वाइज देखिए। सूर्य जो है वो गवर्नमेंट संबंधित है, राहु जो है वो स्पेस को, राहु स्पेस को जो है इंडिकेट करता है, ठीक है ना? जी ये जातक स्पेस इंजीनियरिंग, IIT से स्पेस इंजीनियरिंग करके इसरो में काम किया इसने।
अब देखो क्या हुआ। सामान्य रूप से पहले तो कॉम्बिनेशन देख लो कि ये इंजीनियर है, आईआईटी बॉम्बे से इसने बीटेक किया, फिर इसरो से इसने जो है वहां पर नहीं काम मंगल किया। इसरो में 5 साल तक इसने नौकरी की। इसके बाद इसको ये लगा, पहले इसकी हिस्ट्री समझ लो, इसको ये लगा कि नौकरी से ज्यादा बिजनेस में हो सकता है। तो इसने क्या हुआ कि जो उसको सप्लाई होती थी, इसरो को जो रॉ मटेरियल या उसके जो उपकरण आते थे जहां से, तो उसने उसका एक बिजनेस किया। तो 5 साल में इसने जो भी अर्न किया वो बिजनेस में, सारा बिजनेस में इसका डूब गया। और अंत में फिर इसने सर्विस ज्वाइन कर ली। तो इसके पीछे देखिए क्या है इसका। छठे का संबंध दसम से बन रहा है, सातवें का बन ही नहीं रहा है। देखो हाँ जी सर। जी चंद्रमा। दशमेश जो है मंगल को षष्ठेश चंद्रमा देख रहा है, जी और शनि जो है मंगल के साथ में है, इसलिए ये इंजीनियर है। जी शनि मंगल के साथ में है, इंजीनियर है। और ये चंद्रमा देख रहा है तो दूर स्थान पर है, यहाँ से जहाँ बर्थ प्लेस से पटना है, और इसरो कहाँ पर है और पटना कहाँ पर है, तो दूर से सर्विस की। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई कि ये इंजीनियर है, और ये सर्विस ही इसको करनी चाहिए, क्योंकि 6 और 10 का संबंध बन रहा है। अगर 7 की 7 और 10 केतु का भी तो। संबंध बनता, 7 और 10 का संबंध बनता तो ये व्यापार कर सकता था। इसने व्यापार अपने मन से किया, और जो 5 साल में वहां पैदा किया था वो सारा पैसा इसका डूब गया उसमें, व्यापार में। अंत में इसने फिर सर्विस ज्वाइन की। अच्छा, सप्तम में जब बुध, व्यापार का कारक ग्रह बुध है, सप्तम जो है वहां व्यापार है, केतु बैठा हुआ है। केतु क्या करता है? केतु बुध का जो है वो परम शत्रु है, बुध के सारे कारकत्वों को वो निकल खत्म कर देता है। तो केतु सप्तम में बैठा हुआ केतु भी व्यक्ति को व्यापार नहीं करने देता है, व्यक्ति को व्यापार नहीं करने देता है, व्यापार में उसे सफलता नहीं मिल सकती है, सप्तम में अगर केतु बैठा हुआ है। तो एक इस चार्ट से दोनों चीजें, शनि का संबंध जो है, अब देखो नाड़ी के लगाते हैं, शनि का संबंध मंगल से है तो इंजीनियर बना दिया इसने। शनि के दसम हाउस में, शनि के दसम हाउस में 7, 8, 9, 10 कौन सी राशि पड़ी हुई? बुध की बुध की कन्या। बुध है, ठीक है ना। हम्म। तो इसलिए जो है ये इसमें गया है। ये गया क्यों? क्योंकि जो है उसके दसम में, शनि से दसम में बुध यानी व्यापार की राशि पड़ी हुई है, इसलिए इसने व्यापार शुरू किया। सफल होगा कि नहीं होगा ये अलग की बात है। क्यों सफल नहीं होगा? क्योंकि शनि के त्रिकोण में केतु है, जी शनि के त्रिकोण में केतु है। 7 अंश का शनि है, 29 अंश का जो है वो केतु है। अब देखो केतु जब ये पार करके आएगा, केतु जैसे बकरी होकर के शनि के पास आएगा, तो इसने क्या किया, जॉब चेंज करवा दी, सर्विस छोड़वा दिया और व्यापार करवा दिया, क्योंकि बुध की राशि पड़ी हुई है और शुक्र वहां पर देख रहा है, शुक्र जो है वो देख रहा है। इसलिए इसने क्या किया कि जैसे ही जो है 5 साल सर्विस की, उसके बाद इसने सर्विस छोड़ दी और व्यापार किया। 3, 4 साल व्यापार किया, सब पैसा गंवा दिया, अंत में फिर इसने सर्विस ज्वाइन की। तो चार्ट को अगर हम लोग ठीक से देखना सीख लें तो, अब देखो D9 में भी राहु कहाँ बैठा है? 9th हाउस में। 9th हाउस में बैठा है। जी इसके साथ में बैठा है देखो। शनि राहु बुध मंगल। हाँ, अब शनि जो है मिश्रा जी वो मेरे भी लड़के का देख दीजिए, बिजनेस करेगा कि फिर नौकरी अरे करेगा। राम राम, पहले पहले जो चल रहा है उसको देख लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे। सर इसे मतलब हम पैसा लोग को गया, ये कैसे पता चल रहा है कि पैसा का लॉस हो गया? पैसे का लॉस कैसे हो गया? 12th हाउस में अब बुध देखो और केतु जो है, अब लॉस इसलिए हो गया कि व्यापार में सफल नहीं हुआ ना। व्यापार सफल का जब ग्रह बुध 12वें घर में पड़ा हुआ है, लॉस के घर में। हाँ, बुध जो है वो एक तो बुध जो है वो 8 और 12 को अष्टमेश एक्टिव कर रहा है। बुध जो है 7th। जो व्यापार का कारक है,
वो और 8 और 12 12 को एक्टिव कर रहा है। 8 का स्वामी है, 12 में बैठा हुआ है। लॉस। तो इसलिए जो है वो उसका नुकसान हुआ। अच्छा, पैसे का नुकसान देखने के लिए वीनस का जो है, वीनस को जब हम यहाँ लाते हैं 4 नंबर पर, तो वो चंद्रमा के आगे आ जाता है। जी हाँ। थोड़ा 4 सा नंबर नाड़ी का प्लस। लगाते हैं, जी जी। तो वीनस चंद्रमा के एक कम्बिनेशन बन गया। और जब भी वीनस चंद्रमा का कम्बिनेशन होता है तो पैसा खूब आता है और पैसा खूब तेजी से जाता है। मनी ड्रेन चंद्रमा बहा देता है ना। 12th में चंद्रमा, किसी भी ग्रह के 12th में चंद्रमा है तो सारे एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है। चंद्रमा एक्सपेंसेस का कारक है। किसी ग्रह के 12th में आ जाए, उस ग्रह के कारकत्वों को वो खराब कर देता है। और सर वीनस रेवती नक्षत्र में भी है, और रेवती नक्षत्र का स्वामी 12th हाउस में भी है। हाँ, रेवती नक्षत्र में है, और रेवती नक्षत्र का स्वामी जो है बुध जो है 12th में बैठा हुआ है। अब ये है कि इसकी वो भी इसका चंद्रमा के नक्षत्र पड़ा हुआ है, वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में है। वो नक्षत्र चंद्रमा बारहवीं के में कर। नक्षत्र में, चंद्रमा ने शत्रु के नक्षत्र में पड़ा हुआ है। तो कहीं से भी आप देखें, जितने पैरामीटर लगाएंगे रिजल्ट एक ही आएगा। अब इसके बाद देखिए, एक और कुंडली हम लोग D9 में भी जो है 9th हाउस जो है दूरी का कारक है, और वहां शनि मंगल बैठा हुआ है, बुध भी बैठा है। एक कुंडली और हम लोग देखते हैं, जी सर। 23/6/1976 की है। देखो, कुंडली हम लोग नियम इतने पढ़ चुके हैं कि सब नियम भूल गए हैं। बीच बीच में देखते रहना चाहिए। जैसे प्रोफेशन को अगर एक दो बार हम एक दो क्लास चलाएंगे तो प्रोफेशन में एजुकेशन, प्रोफेशन और मैरिज, कुंडली देखने के आजकल 3 ही जो है मुख्य जो है मुद्दे हैं। जी सर। एजुकेशन कैसी होगी, इसका प्रोफेशन कैसा होगा, और विवाह कैसा होगा। जी आगे सर। कोई सोचता नहीं। तो 3 चीजें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। प्रोफेशन के लिए हम लोग जो है देख रहे हैं, अगर यहाँ से निर्धारित नहीं होता है तो D10 जरूर देख लें। जैसे अभी इसका D10 देखेंगे, इसमें पहले बार में D10 नहीं देखा था, लेकिन हमें D10 के सापेक्ष में देखना है। जी। तो इसकी कुंडली है 23 जून 1976 का है, 1930 कानपुर। अब धनु लग्न। देखिए 9 नंबर की लग्न है। जी। सूर्य और शुक्र जो है बैठे सप्तम में, राहु बैठा है। तो अब देखो, शनि के साथ में क्या है, मंगल है। जी। टेक्निकल तो हो गया पक्का। जी। मंगल इलेक्ट्रिकल्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कारक है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। नेटिव इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्योंकि शनि मंगल के साथ में है। मंगल इलेक्ट्रिकल का कारक है। विद्युत क्रांति संप्रभम है ना, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम। और क्या है आगे, माने विद्युत कांति जो है, विद्युत जैसी इलेक्ट्रिकल का कारक मंगल होता है। भूमि का कारक तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रिक का भी कारक मंगल है, क्योंकि पावर है ना उसके पास। मंगल पावर का प्लेनेट है, इलेक्ट्रिक में पावर है। अब इसमें देखिए 10th लॉर्ड, प्रोफेशन जरा देखिए, 10th लॉर्ड मरकरी कहाँ बैठा है। 6th हाउस में। मतलब क्या हुआ, नौकरी। निर्धारित हो गई सर्विस। जी। सर्विस निर्धारित हो गई। जी हाँ। अब जी। 10th लॉर्ड जो है कनेक्ट किससे हो रहा है, उसके जस्ट आगे सन और वीनस है। सूर्य और शुक्र। अब इसका संबंध और कहीं बन रहा है क्या, पीछे जुपिटर है, आगे सन है, जी। उसके और आगे मंगल है। तो ये जी। गवर्नमेंट जॉब में है। जी। ये गवर्नमेंट
जॉब में है। अब इसमें 6 और 7 का एक्सचेंज है। जी, शुक्र बुध। जी 6 सर। और 7 का एक्सचेंज होने का मतलब, एक और ध्यान रखिएगा, जब भी बुध और शुक्र का एक्सचेंज होता है तो एक फ्लर्ट योग बनता है ये। जी सर। द नेटिव कीप्स वन एक्स्ट्रा देन वाइफ। तो एक और चीज है, 6 में क्या है, रोग है, जी और सप्तम में मान ली वाइफ है, तो वाइफ को रोग हो सकता है। वाइफ जो है वो इलनेस फील कर सकती है। मैरिटल में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस जातक को। इसके बाद देखिए, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है। शुक्र और राहु, शुक्र बहकिल है, राहु बड़ा है, तो इसके वाह। पास एक बड़ी अच्छी लग्जरी गाड़ी भी है। जी शुक्र फ्लैट भी है, शुक्र फ्लैट भी है, और मंगल, शुक्र मंगल का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो फ्लैट। तो मंगल की दृष्टि शुक्र पर है कि नहीं? नहीं है, राहु पर है। राहु मंगल के त्रिकोण में है। तो इसके पास एक कानपुर का है, क्योंकि हम परिचित हैं इसलिए इसके पास फ्लैट भी है और अच्छी एक लग्जरी गाड़ी भी है। अब D9 जरा हम देख लेते हैं। D9 में 10th लॉर्ड वीनस, ठीक है ना? 10th लॉर्ड वी- लग्नेश है वीनस है ना छठे में। जी सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी। D9 का 10th लॉर्ड हाँ छठे भाव में है, जी हाँ जी। सर्विस कर रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ से भी मतलब जो है पता चल गया कि ये सर्विस कर रहा है। और सूर्य और बृहस्पति से जैसे मिल करके आया है, ठीक है ना? और बैठा कहाँ, धन भाव, धनांश, इसे कहते हैं धनांश। नवांश में अगर धन भाव की राशि में आता है तो इसे हम धनांश कहेंगे, वित्तांश। जी तो सर। धन भाव की राशि मकर में आया है, तो ये 10th लॉर्ड जो है, इससे इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास प्रोफेशन से अच्छा धन मिलेगा, अच्छा धन इसके पास होगा। जी सर। जी इसके बाद वीनस छठे भाव में आया है। सर ये दोबारा समझाना सर, एक बार प्लीज। देखिए, किसी भी भाव का अगर धन से जुड़ाव हो गया, धन भाव से जुड़ा हो गया नवांश में, तो उस भाव से धन आएगा। मान लीजिए किसी का जो है 10th हाउस का जो स्वामी है, D9 के 10th हाउस का स्वामी D1 के धन भाव में पड़ी हुई राशि में आ गया तो इसे धनांश कहेंगे। अगर लग्न भाव की राशि में आ गया तो उसे लग्नांश कहेंगे, लग्नांश बोलते हैं। है ना? अगर वो अष्टम हाउस के पड़ी हुई राशि में आया तो उसे निधनांश कहते हैं। राशि तुल्य अगर वो, नवांश होता हाँ हाँ, अगर है, वो राशि तुल्य नवांश। 9th हाउस में पड़ी हुई राशि में आ जाता है तो उसे कहते हैं भाग्यांश। भाग्यांश में आ गया। तो उस, अब इसका प्रोफेशन का कारक जो ग्रह है वो आया, जिसका मतलब प्रोफेशन से इसको धन प्राप्त होगा। ओके सर। अब देखो यहाँ पर जो अभी हम लोग यहाँ कहे थे, नवांश का जो सेकेंड हाउस है, आप ध्यान से सुनिए इसको, नवांश का सेकेंड हाउस है वो मैरिटल को, सेकेंड मैरिज को प्रमोट करता है। और सेकेंड मैरिज कब होगी? जब पहली मैरिज खराब होगी। तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि छठे भाव का, सप्तम का स्वामी छठे में चला गया है, तो वाइफ बीमार है और एक्सचेंज ही है, 6-7 का एक्सचेंज है। और यहाँ पर जो है केतु शनि जो है, ये दो पापी ग्रह वहां बैठे हुए हैं। जी तो इसका मतलब है कि द मैन हैव somebody else other than wife। जी तो इस तरह के जो है, नवांश का 4th हाउस बहुत महत्वपूर्ण है। नवांश का जो 4th हाउस है वो, वहां पर 64वां नवांश आता है। लग्न से 64वां नवांश, वहां पर बैठा हुआ ग्रह जो है
वो हमेशा जो है हेल्थ को खराब करता है और उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा में डेथ होती है। नवांश के 4th हाउस का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हाउस है, वहां पर शुभ ग्रह ही होना चाहिए, पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। और उसका स्वामी जो है वो भी 6, 8, 12 महीने बैठा हो। दोनों को हम राशि को और नवांश को एक साथ देखेंगे कि अब जैसे मान लो इसके 4 नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं है, तो निधनांश में कोई ग्रह नहीं है, इसका मतलब है कि उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में इसको मृत्यु नहीं होगी। अब यहाँ बैठे हुए जो ग्रह हैं शनि मंगल, ये जो है ये 4th हाउस में नहीं गए, इसका मतलब 64वें नवांश में कोई ग्रह नहीं है इसका। चंद्रमा से 4th हाउस जब हम देखेंगे तो चंद्रमा से 4th हाउस में वीनस है। जी। चंद्रमा से 4th हाउस में वीनस है और वीनस इसके लग्न के 7th हाउस में मारक भाव में भी है, 64वें नवांश में भी है। तो वीनस इसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके जो है लाइफ के लिए वीनस, धन के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन लाइफ पैटर्न के लिए वीनस अच्छा नहीं होगा। अब देखो 5, 8 का एक्सचेंज भी है क्या इसमें? जी सर। जी सर है। पंचमेश मंगल मंगल अष्टम अष्टम में है में, और अष्टमेश चंद्रमा जो चंद्रमा है पंचम में। वो पंचम में है। देखिए 5, 8 का जो एक्सचेंज है वो अच्छा नहीं माना गया है, अच्छा नहीं माना गया है संतान के लिए। संतान अगर हो जाती है तो वो दीर्घजीवी नहीं होती है। ऋषियों ने मेल चाइल्ड को ही संतान माना गया है, इसके जातक के मेल चाइल्ड है नहीं। तो ये 5 और 8 का जो एक्सचेंज है वो इसमें एक्टिव है। और इसको कोई ग्रह देख भी रहा है, शनि देख रहा है ना पंचम हाउस को D1 में। इनकी कुंडली में काल सर्प योग भी बना हुआ है। हाँ जी। शनि जो शनि है की शनि दृष्टि है। हाँ शनि जी। देख रहा है ना पंचम हाउस को। जी देख रहा है हाँ, सर। हाँ और शनि जो प्रथम है दृष्टि से। हाँ 10वीं दृष्टि से देख रहा है। तो और राहु केतु के एक्सिस वहां पर है। जी हाँ। हम्म काल सर्प में तो सारे अब ग्रह हैं यहाँ ना। बृहस्पति तो विफल हो गया। जी। कारको भाव नाशाय में हम लोग देखे थे, जी। पूरा वो नियम लगाओ सब लोग। कारको भाव नाशाय में हमने देखा कि अगर वो भाव भावेश पीड़ित है जी। तो और कारक भी पीड़ित है तो उस भाव का फल नहीं मिलेगा, नाश करेगा। जी। बृहस्पति पंचम भाव का कारक ग्रह है। अब देखो पंचम हाउस का कारक ग्रह है और केतु के साथ बैठा है और शनि की दृष्टि, पीड़ित हुआ कि नहीं हुआ? पीड़ित हो गया सर जी, तो अष्टमेश भाव के पीड़ित साथ। हो गया, केतु की उपस्थिति और शनि की दृष्टि से तो भाव पीड़ित हो गया। और भावेश नीच का हो गया और शनि के साथ में हो गया तो वो पीड़ित हो गया। जी। और कारक बृहस्पति जो है उस पर शनि की दृष्टि है, केतु के साथ में है तो वो भी पीड़ित हो गया। तो इसके मेल चाइल्ड नहीं है। जी। लेकिन चंद्रमा वहां पर बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है और अष्टमी से। एक्सचेंज करके मंगल भी आ जाता है। जी। लेकिन मंगल और केतु जो है एक जैसे है, एक जैसी एनर्जी है। तो जो जी। चंद्रमा जब यहाँ शनि के साथ आता तो दोनों फीमेल प्लेनेट हो गए, तो 2 इसके फीमेल चाइल्ड हैं। जी। तो सारी चीजें एक साथ याद भी नहीं रहती हैं जी। कि कारको भाव नाशाय यहाँ लग रहा है। वहां हम लोग पढ़े थे ना कि अगर पीड़ित है तो नहीं लगता है और नहीं पीड़ित तो नहीं लगता है। जी। जी। हाँ हाँ मिश्रा जी, हाँ जी। जरा हमारे पोते का एक लगा लीजिए। मेरे हस्बैंड का चलो भी मिश्रा जी यहीं पर लगा दो भाई, राय गुरु साहब की बैठा लगा था। दो, टाइम भी हो रहा है, राय साहब की लगा दो। मिश्रा जी, हाँ हाँ मेरे जी। हस्बैंड शुक्रिया। की कुंडली में भी जी सर पंचम जी। भाव जी। में गुरु बैठा हुआ था। हाँ जी बताइए ना सर जी आपका डिटेल। हाँ 21/12/2001। उसका बीटेक तो हो गया ना?
हाँ बीटेक है, फाइनल ईयर है इस साल। हाँ जी 10:52 दिन में सवेरे। नहीं, ग्रैंड सन है। अच्छा। कानपुर। ये कोई बात नहीं है, घर का बच्चा है बस। जी सर नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, सबको समझ में आ रहा है। नहीं, वो मान लो इन कुंडली अगर डालेंगे ना अपने उसमें, तो कुछ रेफरेंस होना चाहिए ना। राय साहब की तो है ही हाँ नहीं है। पता, मतलब अगली बार हाँ ढूंढूंगी तो सन, मिल। सन भी लिख दो हाँ तो ठीक नहीं रहेगा ठीक ना। हो। हाँ जी, ये है ना। अब हाँ देखो यही है। इसको, सर में इसको हम लोग उसी नहीं तरीके से पूरा गड़बड़ देखें। गड़बड़ आया है। तो स्ट्रांग हो गया टाइम गड़बड़ क्या आया, है? 10 नंबर का है। है। 10 नंबर का है तो बताइए, टाइम वाइम फिर से देख लेते हैं। 10:52 देखिए ना, 10:52 दस दिन 10 का। बावन लिखा है, उत्तर प्रदेश, कानपुर, 21 दिसंबर हाँ, 2001। 2001 हमारे वाले में 2001 है पूरा, 2000 है। 2001 है। 2000 तो बेटी का है ना। अच्छा। चार्ट तो सही 21 दिसंबर, बनी है। इनका हाँ लग्न 9 देखिए। डिग्री का है। इसलिए बदल भी नहीं सकता है इतना, 1 डिग्री भी इतना नहीं है, बदल 1 जाए। डिग्री भी नहीं है, 9 डिग्री है। 9 डिग्री है तो कितनी, वो भी तो नहीं बदलेगा। हाँ चलो लग्न। इसको देख, नहीं अब देखो देखते हैं इसको, कि इसमें जीवन की घटनाओं को हम लोग देखते हैं। जी हाँ 6th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड लगन में, किथे हम संडोत 10th लॉर्ड खंडेसा ठीक है। लग्नेश लगन को देख रहा है, लगन मजबूत हो गया। नहीं इसका देखो, यही ये देखना। देखो ना, शनि, शनि दसवें मंगल का और पहले, 10वें से पहले ये 6 देखो, एक साथ लग्न में आ गया। पहले ये देखो कि शनि जो है वो दसम शनि के, दृष्टि से मंगल को देख रहा है। और हाँ, मंगल शनि को देख रहा है। मंगल शनि को और देख। और मंगल शनि को देख रहा है, तो ये शनि इंजीनियरिंग तो मंगल बन के। गई, जी हाँ टेक्निकल तो एजुकेशन हो गई। जी। 10 और 6 का संबंध भी है 6 और अब 10 देखो का 10, संबंध एक साथ लग्न में है। लग्न में। हाँ, चंद्रमा और मंगल एक साथ लग्न में बैठे हुए हैं। जी नौकरी पक्की होगी। नौकरी ही करेगा, बिजनेस नहीं करेगा अपना। वैसे भी सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है। शनि वक्री देखो होके पीछे जाके देखो बुध से इसमें, भी संबंध बना रहा है, सूर्य से भी बना रहा है। हो सकता है बीच में कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन काम करने का मूड आ जाए, कुछ पटपट करके। देखो एक अच्छा योग है, नवमेश जो है वो दशम में है, तो 9-10 का एक अच्छा योग है। शुक्र जो है ये योग कारक है, जी। तो एक अच्छा योग है ये। और सर लग्नेश 5 जो और है वो 11 का 4th हाउस में संबंध है। एक्सचेंज है ना। हाँ, लग्नेश और नवमेश में ये भी है, मतलब जो है आपस में दृष्टि संबंध है। और बुध बुध जो तो है 5 और एक्सचेंज। 11 का एक्सचेंज है सर, 5 पाँच और 11 का पाँच exchange। 11 का एक्सचेंज भी है, 5-11 का एक्सचेंज है। तो नौकरी कब लगेगी? अब नौकरी के लिए पहले देखो दशा क्या चल रही है। देखो पहली चीज तो यह है कि शनि यहाँ से बुध। दशम में बैठे हुए ग्रह की जब अंतर दशा आएगी, नौकरी का टाइम आ गया है भाई, देखो 29 डिग्री का है। फाइनल ईयर हो 27 गया, शनि, फाइनल ईयर हो गया। अरे शनि 12वें में सेकंड हाउस में है, शुक्र के एक ऊपर से साल, जा रहा है। अभी हाँ, इसको अभी ये एक साल जो है ये करेगा, इंटर्नशिप करेगा, फिर इसके बाद एक उसके साल बाद के बाद मिल नौकरी गई, लगेगी। नौकरी मिल गई, उसको मिल जाएगी। सर 29 डिग्री का शुक्र है ना, शनि की डिग्री बढ़ने दीजिए, मिल जाएगी। देखो वैसे भी है, शनि में शुक्र जो है ये लगेगा कब, 19 नाड़ी में के हिसाब से देखे तो नवंबर 12 26 में से आ गया। लगेगा। हाँ 19 नवंबर 26 से लगेगा शनि में। वैसे भी आ शनि जाएगा। केतु, ठीक है हाँ, ना। हम्म तो जैसे ही शुक्र का दशम में बैठे हुए 27, ग्रह का जैसे अंतर आएगा, 27 में, ये 27 जी लग में अच्छी सर, जाएगा। नौकरी मिल जाएगी। जी सर, है जी। और नाड़ी से भी देखो, नाड़ी से थर्ड 27 राउंड ऑफ में। जुपिटर, हम्म थर्ड राउंड ऑफ जुपिटर के बाद जब भी जो है शनि का शुक्र से संबंध बनता है, तो इसको इनकम शुरू हो जाती है। जो जुपिटर का थर्ड आ राउंड गया, चल रहा है, नहीं चल रहा। सेकंड पूरा थर्ड हो गया, राउंड थर्ड नहीं लग शुरू गया। हुआ अभी। 25 साल, 23 साल के, 2001 है ना, 23 बस 23। 24 साल देखो हो जाएगा शनि ना। मीन राशि में,
हाँ अरे 24 देखो शनि मीन 24 साल राशि हो में जाएगा 2.5 साल तो शुरू हो रहेगा। जाएगा। शनि मीन राशि में 2.5 साल रहेगा, हो जी जाएगा और इसी बीच 2.5 में। साल में तीसरा राउंड शुरू हो जाएगा बृहस्पति का। जी 27 में 24 इनकी प्लस नौकरी लग 24 गई। प्लस हो जाएगा। 2001 है, 25 दिसंबर तो में 2 25 राउंड तो हो गए ना 24 हो पूरे। जाएगा। इस साल 25 है ना मिश्रा जी, हाँ हाँ हो तो जाएगा। देखो दिसंबर में 24 पूरा होगा, दिसंबर 25वां लगेगा दिसंबर 26 में, 25 में, ऐसे 24 सुनो, पूरा होगा। दिसंबर 25 में 24 साल का पूरा हो जाएगा। हाँ तो हाँ 25वां 24 साल लगने का पर है। होगी, तो और 25वां उसी लगने पर समय हो तो होगा जाएगी। ना, चाहे डिग्री से हाँ देख लो, चाहे दोनों अंतरदशा से कंडीशन। देख लो, चाहे थर्ड राउंड से देख लो, रिजल्ट तो एक ही आएगा ना। हाँ सब गोचर में एक भी ही है। देखिएगा, शनि गुरु जब वक्री चल रहे हैं तो उस समय हो सकता है प्लेसमेंट हो जाए। अभी होने वाला है ना सब वक्री, हो सकता है वहां देखो प्लेसमेंट जब मिल तक जाए उसको। आगे पढ़ाई का इसका है क्या, एमटेक वगैरह करने का? गुरु और पढ़ाई का तो तो अभी आमने ये सामने है। ये नहीं, देख अभी ये नौकरी नहीं करेगा, अभी ये चाह रहा है कि हम आगे एमटेक करें। जी हाँ परिवर्तन है 5 और 11 में। 5-11 का परिवर्तन है, और जुपिटर जो है आगे जाकर के थर्ड 3 नंबर पे आ गया है, सीधे सीधे बुध और सूर्य को देख रहा है। नई ट्रेनिंग, हाँ कोई नया अन्य जो है हायर एजुकेशन के लिए इसका मेंटलिटी तैयार हो गई। गुरु राहु क्योंकि इसकी आईआईटी कानपुर में सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट में मिला है। तो मिल कर गया लेगा। आईआईटी कानपुर में एमटेक हाँ तो किया है। ठीक तो है, शुक्र के साथ तो बुध ठीक के तो साथ है वो सूर्य तो। है, गवर्नमेंट जुपिटर इंस्टीट्यूट मिल गया। नहीं, जुपिटर जैसे जैसे ही जुपिटर मिथुन राशि में आया तो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। बुध जी सूर्य और गुरु आमने सामने भी तो हो गए। इसलिए करेगा अभी इस मतलब नौकरी पढ़ाई और 2 साल तो। ये काम करने के बाद, वहां काम करने के बाद फिर इसको सर्विस, तब ये करेगी सर्विस। 27 में अच्छा सर्विस करेगा, तब तक ये आगे पढ़ेगा अभी। एमटेक में स्टाइपेंड मिलता है ना। हाँ स्टाइपेंड मिलता है। हाँ तो ठीक तो है, तो गुरु वो भी तो आ शनि जाएगा, तो शनि शुक्र आ ही रहा शनि है, शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसलिए स्टाइपेंड हाँ मिलना लगेगा। गुरु भी आ रहा है, कर्क में आ जाएगा अक्टूबर में, फिर तो आएगा, फिर 1.5 महीने के लिए फिर आगे जाएगा, वो भी मिलेगा उसको साथ में। तू भी है तो कटी नहीं करेगा। हम्म 15 अक्टूबर को गुरु कर्क में आ जाएगा, 1.5 महीना वहां रहेगा, उसके बाद लौट के फिर मिथुन में जाएगा। बकरी होगा, आगे पीछे घूम रहा है ना, गुरु तो अतिचारी है, पैसा तो जब दिलाएगा गुरु वक्री स्टाइपेंड। होगा तब तभी भी वो है चांसेस देखो भी अभी तो है। गुरु कर्क में जब आएगा तो ये शनि शुक्र और जो है बृहस्पति का कॉम्बिनेशन पैसा बनेगा। इनकम स्टाइपेंड इनकम वाला बात। शुरू हो जाएगी। हाँ वही बैक इसीलिए होकर के स्टाइपेंड जब बोला। बृहस्पति फिर मिथुन में जाएगा तो ये बुध और सूर्य से संबंध बनाएगा, ये आगे के लिए तो ट्रेनिंग मिलता या और रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए बनाएगा। हम्म तो ये दोनों काम होंगे, और लेकिन स्थायी सर्विस जो है ये 27 में ही 27 करेगा। में 27 में मिल गई अभी उसको। देखो इसलिए वो सर्विस नहीं करेगा कि अभी जो है ये शनि बकरी होकर के कहाँ जा रहा है, मेष की तरफ जा रहा है, और वहां पर आ गया है केतु। तो शनि केतु का संबंध बनेगा, तो अभी जो है सर्विस नहीं करेगा, अभी ये पढ़ाई करेगा। हाँ हाँ इच्छा हो रही है पढ़ाई का। हाँ अभी पढ़ाई करेगा आगे, क्योंकि इसीलिए बृहस्पति बुध और सूर्य की तरफ को साइड दे रहा है। हाँ जब भी बृहस्पति सूर्य और बुध एक साथ देखता है तो कोई नई ट्रेनिंग, कोई नया माने जो है एजुकेशन, कोई हायर हाँ हाँ एजुकेशन के लिए वो काम करता है। और फिर उसमें सक्सेस मिलती है फिर। हाँ हाँ सक्सेस मिलेगी, सूर्य है ना, सूर्य तो सक्सेस का जी कारक है। हाँ। हाँ गुरु शुरू तो है ही है। गुरु भी वक्री हो रहा है, राहु की तरफ जा रहा है, राहु वैसे ही शनि की अब तरह देखो शनि भी शनि भाग रहा है। बकरी मीन राशि में आगे, देखो शनि जब शनि के ऊपर आएगा 2.5 साल के बाद, जब मेष में आएगा शनि, या आगे चल करके ये कहेंगे वृक में जब आएगा शनि, तब तब बहुत इसका अच्छा एक पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा इसका पीरियड अच्छा आएगा। पैकेज मिलेगा वो उसको। हाँ तब तक बृहस्पति जो है हो सकता है कि 5 साल में बृहस्पति वहीं पहुंच जाए, शुक्र के हम्म। ऊपर। ये गुरु भी राहु हो। के साथ मिला हुआ, बाहर जाने की भी इच्छा बनेगी कि बाहर निकल जाऊं, पढ़ाऊं, चल चलाऊं। कुल गुरु मिला राहु के का अच्छा है। है। गुरु राहु का है। हाँ हाँ
चलिए देखिए, अभी तक तो यही है कि IIT कानपुर मिल गया है तो नहीं तो हो ही जाएगा, बढ़िया है। चलो MBA फिर आज हम लोग यहीं यहीं इसी को आगे बढ़ाएंगे। अगले संडे को जो जो दो तीन भाव बच गए हैं, अष्टम में चंद्रमा क्यों विफल होता है, दशम में मतलब जो है नवम में राहु राहु, और नवम में ग्रस्त में क्यों हम। विफल होता है, और ये इसी को आगे फिर D10 से इसको देखेंगे। D10 में जो 10 दशमांश होते हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जो 10 क्षेत्रपाल हैं अपने कर्मकांड में, इसमें 10 क्षेत्रपाल हैं, कुबेर है, ईशान है, तो उनके इंद्र आधार पर भी इंद्र निर्धारित होता इंद्र है कि इसका इंद्र प्रोफेशन है। किधर होगा। इंद्र पहले इंद्र है। हाँ इंद्र है, वो 10 हैं, 10 हाँ, जो दिक्पाल हैं। देवता है, इंद्र है, एक्चुअली वायु देवता है, है, राक्षस है। देवताओं इंद्र से है, गवर्न वायु है है, वो राक्षस पार्ट। है, ये सब हैं। हाँ, जो 10 दिक्पाल हैं उनमें उन्हीं का इंद्र है। है, अग्नि है, यम है, राक्षस है, वरुण है, वायु है, कुबेर है, ईशान है, ब्रह्मा है और अनंत है। हम्म। तो हाँ, इनको देखेंगे कि प्रोफेशन जो है इनसे भी निर्धारित होता है। जैसे इंद्र है तो इंद्र देवताओं का राजा है, बड़ा भोग विलासी है, तो प्रोफेशनल जो है सक्सेस इसकी बहुत ज्यादा होती है। अग्नि अगर है तो उसका कारक शुक्र है। तो इनको हो जो 10 दिक्पाल हैं इनकी क्वालिटीज बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि अगर हमारा दशमेश इनमें से किसी या लग्न जो है इनमें से किसी दशमांश में है तो क्या क्या उसका इम्पैक्ट होगा। तो D10 को हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। आज हम यही वर्गोत्तम हम लोग लवांश को, वर्गोत्तम दशमांश को क्या कहेंगे? ये वर्गोत्तम दशमांश वर्गोत्तम से सामने पड़ी है। वर्गोत्तम दशवांश का मतलब है कि प्रोफेशनल जो है वो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, बस ये। इनके ये बेटे का पढ़ा ना बर्थ, इसमें किसका पढ़ा है? नीचे नहीं, बर्थ मैंने नहीं चार्ट। पढ़ा है। अच्छा, डिटेल नहीं है, वो तो बर्थ चार्ट है, राइट। नहीं नहीं नहीं, D10 तो वृषभ राशि का है। हम्म। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन होता रहता है, कोई नई चीज नहीं, लेकिन कुछ चीजें तो सामने आती हैं कि हम्म। विफल क्यों, ग्रह क्यों विफल होते हैं, उसके पीछे लॉजिक होता है। ये हमने भी और कल पढ़ा था, जी, एक आपने भी बात पढ़ा और होगा। पूछ रही थी। जैसे कि आपने बताया नवमांश कुंडली में लग्न से चतुर्थ भाव में कोई प्लैनेट नहीं होगा, तो राशि को नहीं लेंगे हम? नहीं, जैसे उसका स्वामी, जैसे कोई देखो चतुर्थेश हो गया ना, प्लान लग्न से चौथे भाव प्लान का स्वामी। देखो इसका दो चीजें हैं। जी 64वें नवांश में बैठा हुआ ग्रह भी खराब होता है और जी 64वें हाँ। नवांश का स्वामी भी खराब होता है। स्वामी भी हाँ जी खराब। हाँ, वही मैं बोल रही थी, स्वामी को भी तो ले सकते अगर हैं। मान लीजिए कोई स्वामी ही ग्रह लेते नहीं हैं। बैठा है तो स्वामी काम करेगा, जी और जी हाँ, अगर ग्रह बैठा है तो पहले ग्रह काम करेगा। पहले क्या करेगा। जी 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 चंद्रमा से चौथा और लग्न से चौथा दोनों ही देखते हैं ना उसमें तो। हाँ, जी ये हाँ। दोनों को देखते हैं। हम्म। तो आज हम चलिए। लोग यहीं फिनिश करते हैं। हाँ जी। आशा है कि कुछ अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा, बहुत बहुत। सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा साहब, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत 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 ही नई हाँ नई जी, हाँ जी। चीजें, बहुत हाँ, नई नई चीजें जो है निधनांश ये सब आदमी भूल गया था, याद हो गया। जी हाँ, तो कोई इसीलिए कि इससे हमें भी लगता है रिवीजन हो जाता है। जैसे अब हाँ, ऐसा तो है नहीं एकदम ऐसे राह एंड चले आओ बताना शुरू कर दो। तो ये तो बड़ा समुद्र सा है, इसमें तो बड़ा ही हाँ, अध्ययन भी करना पड़ता है, कुछ कुंडलियों को भी देखना पड़ता है। तो हाँ। लगे रहते हैं कुछ इससे। चलिए, आप अच्छा है, लोगों बढ़िया है, आप लोगों बढ़िया। के साथ में गेट टुगेदर हो जाता है। जी सर हम लोगों को आपसे सीखने का हाँ, मौका हम मिलता है। लोगों को लाभ मिल जाता है इसका सब। हाँ ये तो बात है। हाँ, अब जो प्रैक्टिशनर हैं, अब बड़े बड़े आजकल तो बहुत बड़े बड़े सब चला रहे हैं, सब जगलरी ज्यादा चल रही है। बड़ी बड़ी फीस 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपया फीस ले रहे हैं। हमने एक अभी हमने देखा तो वो 55 हजार रुपया ले रहे हैं, नाड़ी सिखा रहे हैं। हाँ। और जिनसे हम लोग 5 हजार में सीख चुके हैं पहले, अब वो 55 हजार कर दिया उन्होंने। ओहो। तो धीरज किसी का पांडे एक लग्नेश है अगर वहाँ राहु गोरखपुर केतु में। ऐसे। 50,000 में कौन पढ़ा रहा है मिश्रा जी? आजकल तो धीरज 25,000 में पांडे पढ़ा रहे हैं। महेश मन का शोर मचा मचा के सब लोग 25-25 धीर हजार में पढ़ाने में लगे। फ्यूचर यूनिवर्सिटी वाले तो ऐसा पढ़ा रहे हैं कि बिल्कुल हाँ, समुद्र बना दिया, लाल किताब लो, ये नाड़ी लो, अरे वो सब पंच सब पक्षी मिला लो, करके। सर सब अगर पता नहीं। लग्नेश राहु केतु एक्सिस में होता है तो क्या जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं उनके?
देखो सडननेस आती है। राहु केतु जो है वो सडन फल करते हैं, तो जो लग्नेश ग्रह अगर उनकी है। चपेट, हाँ उनके चपेट में आ जाता है, वो कोई न कोई रिजल्ट जो है वो सडन रिजल्ट दे देता है। कुछ न कुछ पर तो अच्छे अंतर अच्छे पड़ता है, नक्षत्रों पापी में है ग्रह तो है। कृष्ण जी उतना परेशान नहीं हाँ करता। अच्छे क्या? नक्षत्रों में है, अच्छे देखो नक्षत्रों में है। फीलिंग जो है, फीलिंग एक अलग चीज है। राहु जो है उस चीज को फील कराता है ज्यादा, निगेटिविटी को। वो कहता है वो कोई ट्रेडिशन नहीं मानता, कोई नियम नहीं मानता। हम्म। केतु जो और है वही कहता है स्पिरिचुअली चलो, क्योंकि उसकी गति जो है जीव की वो परमात्मा की तरफ है। राहु की अच्छा। जो है वो संसार की तरफ है। राहु बाहर की चीजें सोचता है, केतु हम्म। अंदर की चीजें सोचता है। हम्म। तो इनके साथ में एक स्ट्रगल तो है ना, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। जी। हाँ, तो अंतर पड़ता है। कोई भी ग्रह इसमें फंस जाता है तो वो वीक हो जाता है। हम्म। हम्म। चलो फिर ठीक है, आज यही हम लोग हाँ फिनिश करते हैं। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपको भी नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार। अगला टॉपिक क्या था? ये तो वही नहीं।